Before we start this video, do like and subscribe to our channel and not miss on any updates. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंड AS 16 ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड के थोड़े कॉन्सेप्ट्स जब हम इंड AS 2 डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, आपको एक्सप्लेन किया था, उसी से हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, जब इसे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 से कंपेयर करते हो 95-97% कॉन्सेप्ट्स सिमिलर या सेम है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जस्ट दैट कि जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो क्वेश्चंस थोड़े एडवांस लेवल के रहेंगे, ये एक चीज आपको याद रखना है। ठीक है, जब हम इंड AS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के बारे में बात करते हैं, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमें समझना बहुत जरूरी है। ये सेम कॉन्सेप्ट हमने इंड AS 2 में भी डिस्कस किया था, हम एक बार वापस डिस्कस करते हैं सो दैट आपका रिविजन हो जाए। कोई भी एसेट जब हम खरीदते हैं, वो एसेट एक तो हो सकता है मेरा टेंजिबल एसेट, या वो हो सकता है मेरा इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, जो इंटेंजिबल एसेट है इसे हम कवर करेंगे इंड AS 38 में। जो भी आपका सॉफ्टवेयर हो गया, कोई पेटेंट खरीद लिया, जो भी खरीदा है, ये हम कवर करेंगे इंड AS 38 में, इंटेंजिबल एसेट। अभी हम बात करेंगे टेंजिबल एसेट्स के बारे में। जब मैं कोई टेंजिबल एसेट खरीदता हूं और अगर मुझे उसे अकाउंट करना है, रिकॉग्नाइज करना है, तो मुझे एक फंडामेंटल क्वेश्चन का आंसर चाहिए। सर वो क्या क्वेश्चन है? इंड AS 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ये जब मैंने खरीदा है इसका यूज या पर्पस क्या है? व्हाट इज द यूज और पर्पस? सर क्या क्या हो सकता है? एक यूज हो सकता है कि भाई मैंने इसे खरीदा है फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर मैंने इसे बिजनेस में इसको अगर मुझे बेचना है, मेरा डे टू डे ऑपरेशंस में मैं इसे बेचता हूं, तो उस केस में ये हो गया मेरा इंड AS 2 का आइटम, जिसे मैं इन्वेंट्री कहूंगा। करेक्ट। अगर इसका यूसेज या पर्पस, अगर मैं ये मान के चलूं कि इसे मैं यूज इन बिजनेस करूंगा, मैं इसे क्या कर रहा हूं, मेरे बिजनेस में यूज कर रहा हूं, तो उस केस में ये कवर होगा इंड AS 16 में, जो हम अभी बात करेंगे इंड AS 16 में। थर्ड जो है क्राइटेरिया, अगर इसे मैंने खरीदा है, मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस है कैपिटल गेन या मेरा पर्पस है रेंटल इनकम, उस केस में मैं इसे कवर करूंगा इंड AS 40 में। बट इंड AS 40 में सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी कवर होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी कवर होगा। जब हम इंड AS 16 की बात करते हैं तो हमारे पास है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये तीन चीज है। मैं सिर्फ प्रॉपर्टी को ही इंड AS 40 में कवर करूंगा। प्रॉपर्टी मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट इंड AS 40 में कवर नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई प्लांट एंड इक्विपमेंट है, मान लो अगर मैंने कोई कार खरीदा है फॉर रेंट पर्पस, मैंने कार खरीदा, मैं उसे रेंट पे देता हूं, तो जब मैं कार को रेंट पे देता हूं तो ये मेरा इंड AS 40 का पार्ट नहीं होगा, ये मेरा इंड AS 16 का पार्ट होगा। ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर मैं कुछ चीज खरीदता हूं जिसे मैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचता हूं, उस केस में हो गया मेरा वो इन्वेंट्री। मैंने बहुत एग्जांपल्स पहले भी दिया, जैसे अगर मैं कार खरीदता हूं बेचने के लिए, मैं कार डीलर हूं, तो वो मेरा कार हो गया इन्वेंट्री। अगर मैंने कार खरीदा यूज इन बिजनेस के लिए, तो ये मेरा हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर मैंने कार खरीदा उसे रेंट पे देने के लिए, तो भी वो मेरा हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदा है, प्रॉपर्टी का मतलब यहां पे हो गया लैंड या बिल्डिंग। ठीक है, अगर मैंने वो खरीदा है या कंस्ट्रक्ट किया, जो भी है, उसका पर्पस मेरा अगर कैपिटल गेन अर्न करना है या रेंटल इनकम कमाना है, तो उस केस में वो हो गया मेरा इंड AS 40 का पार्ट, जो कि है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो अब हम बात करते हैं इंड AS 16 के बारे में इन डिटेल में। ठीक है, तो पहले क्या समझेंगे? जब हम इंड AS 16 पढ़ेंगे तो हम उनकी डेफिनेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोप ऑफ कोर्स समझना जरूरी है। फिर बात आती है रिकॉग्निशन। ठीक है, रिकॉग्निशन मतलब कब मैं इसके लिए बुक्स में जर्नल एंट्री पास करूंगा। मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स हमें क्या बताते हैं कि जब भी कोई आइटम है, उस आइटम को हमें रिकॉग्नाइज कब करना है। जब मैं रिकॉग्नाइज कहता हूं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री कब पास करनी है, तो उसके लिए हम बोलते हैं ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। इनिशियल रिकॉग्निशन कब करना है, फर्स्ट थिंग। उसके बाद उसका मेजरमेंट कैसे करना है, क्योंकि जर्नल एंट्री पास करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। अगर मैं कोई जर्नल एंट्री पास करता हूं तो मुझे चाहिए डेट, उसका फिर मुझे चाहिए डेबिट अकाउंट, उसका चाहिए मुझे क्रेडिट अकाउंट, फिर उसका चाहिए मुझे अमाउंट। तो जब मैं डेट की बात करता हूं, ये जो डेट है, ये डेट मुझे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बताएगा कि भैया आपको इस दिन पे अकाउंटिंग करना है। ठीक है,
कौन सा अकाउंट डेबिट करूंगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करूंगा, वो डिपेंडिंग ऑन द स्टैंडर्ड है। अब फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो यहां पे ऑफ कोर्स मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कैटेगरी को डेबिट करूंगा। उसके बाद मुझे क्या चाहिए कि मुझे क्या अमाउंट पे उसे रिकॉर्ड करना है। जर्नल एंट्री के लिए अमाउंट चाहिए, वो अमाउंट हमें बताएगा मेजरमेंट, वो अमाउंट हमें बताएगा मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट ये बताएगा कि उसे इनिशियल रिकॉग्निशन के दिन क्या अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट ये बताएगा कि सब्सीक्वेंटली, मतलब इनिशियली मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया 1 अप्रैल को, अब 31 मार्च है या कोई सब्सीक्वेंट पीरियड है और कोई ट्रांजैक्शन होता है, उसको मैं कैसे अकाउंट करूं, उसको मैं क्या वैल्यू पे अकाउंट करूं, वो हमें बताएगा सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। ठीक है, तो इनिशियल मेजरमेंट हो गया, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। उसके अलावा हम पीपीई में ये भी समझेंगे कि अगर मैंने कोई एसेट को खरीदा है, एक्वायर्ड एसेट है, तो उसे कैसे मेजर करेंगे, कैसे अकाउंट करेंगे। अगर वो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है, हमने खुद बनाया है, तो उसे कैसे अकाउंट करेंगे। अगर हमने एक्सचेंज किया है, मतलब एक एसेट देके हमने दूसरा पीपीई खरीदा है, तो उसे कैसे अकाउंट करेंगे। ये एक और आइटम हम डिस्कस करेंगे। इसमें ये एक्सचेंज, जब पीपीई एक्सचेंज होके आता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकता है। उसके बाद स्टैंडर्ड बात करता है कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल के बारे में, ये मेजरमेंट से रिलेटेड है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर अगर कोई पार्ट रिप्लेस होता है, इसका अकाउंटिंग कैसे होता है, उसका डेप्रिसिएशन कैसे होता है, वो डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में। डीकमीशनिंग कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डिस्पोजल के टाइम पे कैसे अकाउंट होगा, डी रिकॉग्नाइज कब करेंगे, रिकॉग्निशन हुआ कब मैं उसे बुक्स में लेके आऊंगा, कैसे बुक्स में लेके आऊंगा। ठीक है, डी रिकॉग्निशन उसे मैं बुक्स के बाहर कैसे करूंगा। और फिर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो भी मैंने स्टार मार्क किया है, एक्सचेंज पीपी हो गया, रिवैल्यूएशन कॉस्ट मॉडल हो गया, रिप्लेसमेंट पार्ट हो गया, डीकमीशनिंग कॉस्ट हो गया, इसमें आपको थोड़ा ज्यादा अटेंशन देना है। ऑफ कोर्स सब में अटेंशन देना है, उसमें थोड़ा ज्यादा अटेंशन देना है। ठीक है, तो अब ये बैकग्राउंड के साथ हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब क्या है, उसका डेफिनेशन में क्या इंक्लूडेड है, क्या एक्सक्लूडेड है। और एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी, जो है बियरर प्लांट। ऑफ कोर्स आपने इंटर में भी पढ़ा होगा, बट थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका और इंड AS 41 का बहुत ज्यादा क्लोज कनेक्शन है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं डेफिनेशन की ओर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स। तो यहां पे पीपी क्या बोल रहा है, टेंजिबल आइटम्स है। टेंजिबल का मतलब जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप टच कर सकते हो, जिसे आप फील कर सकते हो, टेंजिबल आइटम। सर हम तो इमोशंस भी फील कर सकते हैं, यहां पे इमोशन की बात नहीं हो रही, जिसे आप देख के टच फील कर सकते हो। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, एसी, फर्नीचर, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मुझे वापस समझाने की जरूरत नहीं है, आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो टेंजिबल आइटम्स हैं। ठीक है सर, इंटेंजिबल है तो इंड AS 38। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डेफिनेशन का। हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई। हेल्ड फॉर यूज, हम उसे यूज करेंगे। मैं कंप्यूटर यूज करता हूं, मैं आईपैड यूज करता हूं, मैं कैलकुलेटर यूज करता हूं, बट कैलकुलेटर तो छोटा आइटम है, उसे मैं एक्सपेंस कर दूंगा। कैमरा यूज करता हूं, ठीक है, मैं एक बिल्डिंग यूज करता हूं, तो वो हो गया मेरा हेल्ड फॉर यूज। किसके लिए यूज कर रहे हैं, या तो प्रोडक्शन के लिए या सप्लाई पर्पस के लिए। प्रोडक्शन मतलब मेरे पास मशीन है जिससे मैं आइटम्स प्रोड्यूस करता हूं। दूसरा है सप्लाई, सप्लाई जनरली फॉर सर्विसेज हम कंसीडर करते हैं। फिर रेंटल पर्पस, सर आपने तो कहा था रेंटल कवर होगा इंड AS 40 में। रेंटल जो लैंड एंड बिल्डिंग का रेंट है, ये कवर होगा इंड AS 40 में। जो बाकी रेंटल के लिए जो भी आइटम्स है मेरे पास, टेंजिबल आइटम्स, वो कवर होगा इंड AS 16 में। कार हो गया, ठीक है, कोई मशीनरी हो गया, एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो गया, कुछ भी। हम लैपटॉप रेंट पर लेते हैं, तो जो जिसने मुझे रेंट पे दिया लैपटॉप, वो क्या कहेगा, ये मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, तो तीन कैटेगरी बोला है। एक तो बोला है कि हेल्ड फॉर यूज, हम उसे यूज करते हैं किसके लिए, प्रोडक्शन और सप्लाई, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। रेंटल फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इट ऑन रेंट टू अदर्स। और थर्डली हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। सर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस का मतलब क्या हुआ, मान लो मेरा कोई कॉर्पोरेट हेड ऑफिस है या कोई अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लिए मैंने कंप्यूटर खरीद के दिया उन्हें, ठीक है, अकाउंटिंग पर्पस के लिए। अब वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ना तो गुड्स प्रोड्यूस करता है, ना वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कोई सर्विस सप्लाई कर रहा है, ना वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कोई हमें रेवेन्यू अर्न करके दे रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि पीपी है मेरा एसेट, एसेट हमें क्या देगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगा, करेक्ट। हम बाद में रिकॉग्निशन क्राइटेरिया भी समझेंगे कि अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिकॉग्नाइज करना है, अगर मुझे उसे एसेट कहना है, तो उससे मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आना चाहिए।
अब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाला बंदा जो लैपटॉप यूज कर रहा है, उससे मुझे कोई बेनिफिट मिल रहा है फ्यूचर में? क्या उससे मैं पैसा कमा रहा हूं? पैसा तो नहीं कमा रहा हूं, इनफैक्ट उसे मैं सैलरी पे कर रहा हूं। तो ये जो एसेट है, जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो मुझे देता है, उसे मैं पीपीई कहूंगा। अब वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाला बंदा जो कंप्यूटर यूज कर रहा है, उस कंप्यूटर को क्या मैं पीपीई बोल सकता हूं? उससे तो मुझे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। बट आपको ये चीज याद रखना है, इकोनॉमिक बेनिफिट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। सर क्या मतलब? अगर मेरे पास कोई अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का बंदा नहीं है, ठीक है, तो क्या मैं इनवॉइसिंग कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्या मैं कॉम्प्लायंसेस कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्या मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा। तो ये जो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स है या इनडायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स है, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस कहते हैं, उसे भी हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है। अब कॉर्पोरेट ऑफिस में फर्नीचर है, एसी है, कंप्यूटर्स है, वो सब है। अब वहां से कोई हमें रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, बट अगर वो कॉर्पोरेट ऑफिस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो कंपनी कैसे चलेगी? तो आपको सिर्फ ये डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं, इनडायरेक्ट पर्पस भी देखना है। तो अगर किसी चीज को हम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो उसे भी हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो या तो यूज फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई, रेंटल पर्पस के लिए, या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, ये 3 कैटेगरी में फॉल होना चाहिए। ठीक है, फिर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 1 पीरियड। इंडेस स्पेसिफिकली बोलता है 1 पीरियड। आपने AS10 में 12 मंथ्स या 1 ईयर सीखा होगा। यहां पे हम कहते हैं 1 पीरियड, मतलब उसे मुझे एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए यूज करना है। सर अगर मैंने उसे एक ही पीरियड में यूज कर लिया तो क्या होगा? अगर मैंने उसे एक ही पीरियड में यूज कर लिया तो पूरा का पूरा मैं एक्सपेंस कर दूंगा, उसे मैं एसेट या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के हिसाब से नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस और फॉर रेंटल टू अदर्स और एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 पीरियड। अब ये तो हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डिस्कशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले डेफिनेशन की ओर। बियरर प्लांट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसका कॉन्टेक्स्ट वापस इंडेस 41 में भी आएगा। ठीक है, सर बियरर प्लांट का मतलब क्या है? पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। बियरर प्लांट इज अ लिविंग प्लांट। बियरर प्लांट इज अ लिविंग प्लांट, मतलब वो एक प्लांट है, जो हम ट्रीज और प्लांट जो बोलते हैं वो प्लांट है, और वो लिविंग है, डेड नहीं है। ठीक है, which is used in the production or supply of agricultural produce, जिससे हमें क्या मिलता है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब हो गया फ्रूट्स हो सकता है, तुम्हारे ग्रेन्स हो सकते हैं, तुम्हारे वेजिटेबल्स हो सकते हैं। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में, प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में, एनिमल्स के कॉन्टेक्स्ट में जो भी है हम इंडेस 41 में वापस समझेंगे, यहां पे प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में। तो जिससे हमें क्या मिलता है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 1 पीरियड। अच्छा, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिलेगा कितने टाइम के लिए? एक पीरियड से ज्यादा। आपको समझने के लिए आप बोल सकते हो, समझो 1 ईयर से ज्यादा, बट एग्जाम में लिखना है मोर देन 1 पीरियड। ठीक है, तो कौन से ऐसे प्लांट है जिससे मुझे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक पीरियड से ज्यादा पीरियड के लिए मिलते हैं, उसे मैं कहता हूं बियरर प्लांट। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल के लिए मान लो ये कोई एक ऑरेंज ट्री है, कोई भी इमेज है। अब ऑरेंज ट्री से मुझे ऑरेंजेस मिलते हैं। अभी ऑरेंजेस क्या मुझे एक ही साल मिलेंगे? नहीं, मुझे हर साल मिलेंगे। तो ये हो गया मेरे लिए क्या? बियरर प्लांट। ये हो गया मेरे लिए क्या? बियरर प्लांट। ठीक है, वैसे ही समझ लो मैंगो ट्री, बियरर प्लांट। वैसे कोई और प्लांट जिससे मुझे प्रोड्यूस एक से ज्यादा टाइम मिलता है, एक से ज्यादा पीरियड में मिलता है, वो हो गया मेरा बियरर प्लांट। तो सर अगर मैं समझो पैडी की बात करूं, क्या वो बियरर प्लांट होगा? देखो पैडी जो है, जो राइस की जिसकी हम बात करते हैं, उसकी फसल एक बार जब कट जाती है वापस उससे मुझे कोई प्रोड्यूस नहीं मिलता है, वो सिर्फ 1 टाइम प्रोड्यूस है। वैसे समझ लो कोई वेजिटेबल है, समझ लो कोई पालक है या मेथी है या मटर है, जो भी वेजिटेबल है, एक बार मिलता है प्रोड्यूस, उसके बाद नहीं मिलता है, तो वो मेरा बियरर प्लांट नहीं होगा। तो मेरा बियरर प्लांट नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट कंडीशन है हैज अ रिमोट लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सेप्ट फॉर इंसिडेंटल स्क्रैप सेल्स। सर इसका मतलब क्या हुआ? ऑलरेडी आपने बोला बियरर प्लांट पे क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आता है। ये थर्ड पार्ट जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो भी वो प्लांट है, प्लांट को मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के जैसे नहीं बेचने वाला हूं। सर इसका मतलब क्या हुआ? मान लो ये मैंगो ट्री नहीं है, मैंगो ट्री की जगह पे ये कोई टीक का प्लांट है। ठीक है, टीक ट्री, टीक वुड आपने सुना होगा, टीक वुड। ठीक है, अब जब मैं टीक वुड की बात करता हूं, टीक वुड से मुझे कोई फ्रूट्स वगैरह नहीं आता है। टीक वुड का पर्पस क्या है? मैं टीक वुड को क्यों ग्रो कर रहा हूं?
मैं टीक वुड को इसलिए ग्रो कर रहा हूं कि 10 साल 15 साल जब भी वो एक बड़ा पेड़ बन जाएगा उसे मैं काट के एज वुड बेचूंगा। तो टीक वुड के केस में क्या हुआ, मुझे कोई अलग से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं मिल रहा है। टीक वुड के केस में क्या हुआ, वो प्लांट ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है और वो प्लांट को मैं कट करूंगा और उसका वुड बेचूंगा। ठीक है, जो भी है, लंबर बोलते हैं, लंबर ट्रीज बोलते हैं, जहां पे भी आपको कभी कभी पाइन ट्री भी यूज होता है, पाइन वुड आता है। ठीक है, तो पर्पस क्या है, मैंने टीक वुड कल्टीवेट किया, मैंने टीक वुड के प्लांटेशंस लगाए। मेरा पर्पस क्या है, वो ट्रीज को मैं कट करूंगा और उसी को मैं बेच दूंगा, तो मेरे लिए वो ट्री ही एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो गया। जबकि मैंगो या ऑरेंज की जब मैं बात करता हूं, मेरे लिए जो ये फ्रूट्स है, ये जो फ्रूट्स है वो फ्रूट्स मेरे लिए है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। मैं मैंगो ट्री इसलिए नहीं लगाता हूं कि मैं मैंगो ट्री को कट करके उसका वुड बेचूंगा। ठीक है, हां, अगर वो मैंगो ट्री अपने लाइफ के एंड तक पहुंच गया है या वो मैंगो ट्री डैमेज हो गया है, उसके बाद उसे मैं कट करके उसका वुड बेचूंगा, वो ठीक है। तो हमें यहां पे ये समझना है कि अगर मैं कोई मैंगो ट्री लगा रहा हूं या कोई ऑरेंज ट्री लगा रहा हूं, मेरा पर्पस क्या है कि भैया इससे मैं ऑरेंज हार्वेस्ट करूंगा, वो मेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, और उस ऑरेंज को मैं बेचूंगा। जब मैं कोई ऑरेंज ट्री लगाता हूं या मैंगो ट्री लगाता हूं, मेरा इंटेंशन ये नहीं रहता है कि भैया मैं मैंगो ट्री को कट करके उसका वुड बेचूंगा, वो इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यहां पे। बट अगर मैं कोई ऐसा टीक वुड का ट्री लगाता हूं, या समझ लो कोई लंबर के ट्री लगाता हूं, पाइन ट्रीज लगाता हूं, और वहां पे अगर मेरा इंटेंशन क्या है कि भैया 10 साल 15 साल 20 साल के बाद इसे मैं कट करके एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचूंगा, तो अगर मैं कुछ प्लांटेशन लगा रहा हूं और वहां पे पर्पस ये है कि भैया उसको ही कट करके वही मेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, तब वो बियरर प्लांट नहीं होगा। आप वापिस समझिए, इट हैज अ रिमोट लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। वो प्लांट को एज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मैं नहीं बेचूंगा, तभी वो मेरा बियरर प्लांट होगा। सर अगर मैं वो प्लांट को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के जैसे बेचूंगा, मान लीजिए कोई टीक वुड का प्लांटेशन है, तो उस केस में वो मेरा बियरर प्लांट नहीं है। तो बियरर प्लांट के लिए 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन, इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जिससे मुझे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिलता है। इज एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 1 पीरियड, तो मतलब जो भी अगर एक पीरियड का ही मुझे अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देता है, तो वो मेरा बियरर प्लांट नहीं है। अगर कोई मुझे एक से ज्यादा पीरियड के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देता है, तो वो मेरा बियरर प्लांट है। इट हैज अ रिमोट लाइक्लीहुड, रिमोट मतलब बहुत बहुत कम चांस है कि मैं वो बियरर प्लांट को एज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेचूंगा, क्योंकि मेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये प्लांट नहीं है, क्योंकि मेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये प्लांट नहीं है, सिर्फ इसके फ्रूट्स हैं। हां, अगर वो प्लांट मर गया, अगर वो प्लांट डैमेज हो गया, उस टाइम पे कट करके उसका वुड बेचूंगा, वो मेरे लिए स्क्रैप है। ठीक है, बट अगर मैं कोई ऐसा प्लांटेशन लगा रहा हूं जहां पे मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि वो प्लांट, वो ट्री ही मेरा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, तो वैसे प्लांट्स को मैं बियरर प्लांट्स नहीं कहूंगा। सर आपने इतना सारा रामायण पढ़ा दिया बियरर प्लांट के बारे में, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि जब आप स्कोप में आओगे, तो स्कोप बोलता है दिस स्टैंडर्ड डज नॉट डील विथ बायोलॉजिकल एसिड्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अदर देन बियरर प्लांट्स। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, अगर कोई बायोलॉजिकल एसेट है विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, तो कोई भी बायोलॉजिकल एसेट, सर बायोलॉजिकल एसेट मतलब लिविंग एनिमल या लिविंग प्लांट, बायोलॉजिकल एसेट का मतलब लिविंग एनिमल या लिविंग प्लांट। अगर मेरे पास कोई बायोलॉजिकल एसेट है जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड है, अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आपका फार्मिंग भी कवर्ड है, आपका एनिमल हस्बेंड्री भी कवर्ड है, आपका हॉर्टिकल्चर भी कवर्ड है, मतलब आपका कैटल ब्रीडिंग भी कवर्ड है, कैटल रियरिंग भी कवर्ड है, डेयरी भी कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड है। इंडेक्स 41 में समझेंगे। अगर मेरे पास कोई बायोलॉजिकल एसेट है जो कि लिविंग एनिमल या लिविंग प्लांट है, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड है, मतलब अगर मेरे पास समझो काउज है, या अगर मेरे पास समझो गोट है, ठीक है, या मेरे पास समझो कोई और प्लांट्स है, ये सब अगर वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो वो ये स्टैंडर्ड में कवर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल काउज है, हमारा डेयरी का बिजनेस है, ठीक है, काउज या डेयरी का जो भी है ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, इसे हम कवर करेंगे इंडेस 41 में, उसे हम इंडेस 16 में कवर नहीं करेंगे। बट अगर बियरर प्लांट कुछ है, तो ये देखना बायोलॉजिकल एसिड रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अदर देन बियरर प्लांट। तो अगर बियरर प्लांट है तो ये बियरर प्लांट कवर्ड है, बियरर प्लांट कवर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, अदर देन बियरर प्लांट,
कोई भी अगर बायोलॉजिकल एसेट है विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, उससे इंड एज 16 से बाहर रखा गया है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूजन हो सकता है। अगर मेरे पास कोई बियरर प्लांट है तो क्या मैं उसे इंड एज 16 में कवर करूंगा? डेफिनेटली यस। अगर मेरे पास कोई बायोलॉजिकल एसेट है जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड है, क्या उसे मैं इंड एज 16 में इंक्लूड करूंगा? नहीं करूंगा। अदर देन बियरर प्लांट, सिर्फ बियरर प्लांट ही कवर्ड है, बाकी कोई बायोलॉजिकल एसेट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी कवर्ड नहीं है, जिसे मैं इंड एज 41 में कवर करूंगा। ठीक है, ये हमारा एक्सक्लूजन फ्रॉम स्कोप है। अदर देन दैट, अगर कोई पीपी हेल्ड फॉर सेल है, अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बेचने के लिए निकाल रखा है तो उसे मैं इंड एज 105 में डील करूंगा। अगर कोई एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन एसेट है, एक्सप्लोरेशन रिलेटेड अगर कोई एसेट है, उसका रिकॉग्निशन मेजरमेंट ये इंड एज 106 के हिसाब से कवर करेंगे। ये हमारे स्कोप में नहीं है, मतलब सिलेबस में नहीं है। अगर कोई मिनरल राइट्स है, मिनरल रिजर्व्स है, सच एज ऑयल, नेचुरल गैस, सिमिलर नॉन रीजेनरेटिव रिसोर्सेस, मतलब कोई ऑयल का माइन है या कोई गैस का माइन है जो रीजेनरेटिव नहीं है, अपने आप रीजेनरेट नहीं होता है, उसे भी हम इंड एज 16 में कवर नहीं करेंगे, उसे हम इंडस्ट्री रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से कवर करेंगे। तो बेसिकली इंड एज 16 के स्कोप में से 4 चीजें एक्सक्लूडेड है: प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हेल्ड फॉर सेल, biological asset related to agricultural activity other than bearer plants. Bearer plants are covered. Bearer plants are covered. Recognition and measurement of exploration and evaluation asset, or lastly mineral rights, reserves such as oil and natural gas and similar non-regenerative resources, जिसके लिए कोई specific standard नहीं है। ठीक है, मान लीजिए हमारा ऑफिस है, ऑफिस के लिए हमारे पास सिक्योरिटी पर्पस के लिए सिक्योरिटी डॉग्स है जो खरीदा गया है। ठीक है, अब ये सिक्योरिटी डॉग क्या हो गया? ये हो गया बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल एसेट मतलब लिविंग एनिमल या लिविंग प्लांट। अब आप बताओ, ये सिक्योरिटी के लिए जो सिक्योरिटी डॉग्स खरीदा गया है, क्या इसे मैं इंड एज 16 में रखूं, क्या इसे मैं इंड एज 41 में रखूं, या दोनों में ही नहीं रखूं? कैसे कैटेगराइज करूंगा? आप जरा सोचना। हमने क्या पढ़ा यहां पे? हमने पढ़ा है बायोलॉजिकल एसेट जो है वो एक्सक्लूडेड है, तो क्या ये सिक्योरिटी डॉग इंक्लूडेड है कि नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, एक बात याद रखना, जो एक्सक्लूजन है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी रिलेटेड एक्सक्लूजन है। मतलब अगर बायोलॉजिकल एसेट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए यूज होता है तो उसे हम एक्सक्लूड करेंगे। अब ये सिक्योरिटी डॉग जो है, क्या इसे मैं एग्रीकल्चरल के लिए यूज कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं, तो इंड एज 41 एप्लीकेबल नहीं होगा, इंड एज 16 ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो इंड एज 16 में ही इसे हम कवर करेंगे। जो भी हमने डॉग्स परचेज किए फॉर सिक्योरिटी पर्पस, उसे हम इंड एज 16 में ही कवर करेंगे, इंड एज 41 में कवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक डिस्कशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है वो ये है कि इसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मतलब कब मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की एंट्री बुक्स में पास कर सकता हूं, वो बताएगा हमें रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। अगर कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कोई कॉस्ट हमने इंकर किया है, उसे मैं एज एन एसेट कहां पे? बैलेंस शीट में तभी दिखा सकता हूं इफ एंड ओनली इफ टू कंडीशंस, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू द एंटिटी। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है? फेब कंडीशन है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इट मस्ट बी प्रोबेबल, इट मस्ट बी प्रोबेबल। सर प्रोबेबल का मतलब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो रहनी चाहिए मोर देन 50%, मोर देन 50%। जब हम प्रोबेबल की बात करते हैं तो डेफिनेशन ये बोलता है इट इज मोर लाइकली देन नॉट, मतलब उसके होने के चांसेस ज्यादा है ना होने के चांसेस से, तो इसके लिए हम उसे ग्रेटर देन 50% का क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं। तो उसे मैं एसेट के तरीके से रिकॉर्ड तब कर सकता हूं जब उस आइटम से मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने का प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा है, और उसका कॉस्ट में रिलायबली मेजर कर सकता हूं। अब जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन जनरली मीट हो जाता है, क्योंकि अगर आप बाहर जाके कोई सामान खरीदते हो, एसेट खरीदते हो, तो क्या मैं उसका कॉस्ट मेजर कर सकता हूं? ऑफ कोर्स कर सकता हूं। अगर मैंने कोई कैमरा खरीदा है, या मैंने कोई लैपटॉप खरीदा है, या मैंने कोई और एसेट खरीदा है, जब भी मैं कुछ खरीदता हूं, क्या उसका मैं कॉस्ट मेजर कर सकता हूं? यस।
अनलेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है जहां पे बहुत सारे एक्टिविटीज एक साथ हो रहे हैं और कॉस्ट हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत रेयर सिनेरियोस है। जनरली जब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन के बारे में, ये कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर रिलायबली, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसे हम मेजर कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। क्योंकि जब आप कुछ खरीदते हो, आपने मान लो कोई एसेट खरीदा, कोई कंप्यूटर खरीदा, कोई मोबाइल फोन खरीदा, अगर मैं पूछूं भैया आपने मोबाइल फोन कितने में खरीदा, तो आप तो बता दोगे कि भाई मैंने ये 10,000 में खरीदा, 20,000, 50,000 जो भी है। तो कॉस्ट हम मेजर कर सकते हैं रिलायबली इन मोस्ट ऑफ द केसेस। बहुत ही रेयर सर्कमस्टेंस रहता है जहां पे हम कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं कर सकते। सर क्या सिनेरियो रह सकता है? एक सिनेरियो ये हो सकता है कि मुझे कुछ चीज फ्री में मिला, गवर्नमेंट ने मुझे कोई ग्रांट दिया, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट ने मुझे ग्रांट दिया है उसका कॉस्ट में मेजर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वहां पे मुझे फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ेगा और वो शायद डिफिकल्ट हो सकता है। या फिर मेरे पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं कोई एसेट बना रहा हूं, मैं कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, मेरे पास इतने सारे एसेट्स है और मैं उनकी कॉस्टिंग का प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं कर रहा हूं, मेरे पास रिकॉर्ड्स नहीं है जिसके बेसिस पे मैं उसका कॉस्ट डिटरमाइन कर सकता हूं। या फिर कभी कभी क्या होता है, मैं कुछ एक्सचेंज करता हूं, हम ये सब्सिक्वेंटली भी डिस्कस करते हैं। मैं कुछ एक्सचेंज कर रहा हूं वन एसेट विथ अनदर एसेट। जब मैं कोई एसेट एक्सचेंज कर रहा हूं और मान लीजिए कि मैंने एक एसेट लिया और दूसरे एसेट के साथ उसे एक्सचेंज किया है, ठीक है, तो मुझे फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ता है। अगर मैं उसका फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पाता हूं तो मैं क्या करता हूं, ये एसेट का कैरिंग अमाउंट यूज करता हूं। अब मान लीजिए कोई 50 साल, 60 साल, 100 साल पुराना एसेट पड़ा है जिसका मेरे पास कैरिंग अमाउंट का भी ट्रैक नहीं है, तो वहां पे मैं इसका कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं कर पाता हूं, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। अगेन बहुत रेयर सिनेरियो है। अगर इंड एस कंप्लायंट कंपनीज है तो दे शुड पुट एफर्ट्स टू डिटरमाइन द कॉस्ट, ठीक है। तो कंडीशन क्या है? एक तो प्रोबेबल कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंटिटी के पास आएगा, और दूसरा कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली, तभी मैं उसे एसेट की तरह रिकॉर्ड कर पाऊंगा। एसेट का मतलब वही आइटम विच इज इन द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स वुड फ्लो टू द एंटिटी, ठीक है। ये हो गया रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। सर अब ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट क्यों है? मान लीजिए हमारा एक फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री को एक्सेस करने के लिए हमने कोई रोड कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। ये रोड हमने कंस्ट्रक्ट किया है। अब जब हमने ये रोड कंस्ट्रक्ट किया है, हमने इस पे खर्चा भी किया है, करेक्ट, हमने इस पे खर्चा भी किया है। अब ये जो रोड कंस्ट्रक्शन है, ये रोड कंस्ट्रक्ट हुआ है गवर्नमेंट लैंड पे, और दूसरी बात, इस रोड को पब्लिक भी एक्सेस कर सकता है, पब्लिक भी एक्सेस कर सकता है। जो भी पब्लिक चाहे वो पब्लिक वो रोड को एक्सेस कर सकता है, यूज कर सकता है, आप उसे नहीं रोक सकते हो। अब हमको ये डिसाइड करना है, क्या ये कॉस्ट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन जो हमने इंकर किया है, क्या उसे मैं एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट एज पीपीई, क्या मैं उसे दिखा सकता हूं? तो हमें क्वेश्चन आंसर करने से पहले यह पूछना है कि क्या मैं ये रोड को कंट्रोल करता हूं, क्या मैं ये रोड को कंट्रोल करता हूं? कंट्रोल का मतलब क्या? अगर मैं इस रोड को कंट्रोल करता हूं तो मैं इस रोड का यूसेज को डिफाइन कर सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि भैया आप इस रोड को यूज नहीं कर सकते हो, पब्लिक इस रोड को यूज नहीं कर सकती है। अगर मैं वैसे डिफाइन कर सकता हूं, अगर मैं उसका यूसेज डिफाइन कर सकता हूं, अगर मैं उसका यूज डायरेक्ट कर सकता हूं, तब वो मेरे कंट्रोल में रहेगा। अगर मैं इसका यूसेज डायरेक्ट नहीं कर सकता हूं तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो ये रोड क्या है? पब्लिक भी यूज कर रही है। तो अगर रोड पब्लिक यूज कर रही है तो क्या मैं उसे कंट्रोल कर पा रहा हूं? मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। अगर मैं कोई चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं तो क्या वो मेरा एसेट होगा? एसेट नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे ये कंट्रोल का डेफिनेशन फेल हो जाता है और उसे मैं एसेट की तरह रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो सर क्या करेंगे? उसे मैं पीएनएल में एक्सपेंस आउट कर दूंगा, ठीक है। यही रोड अगर मेरे फैक्ट्री के अंदर रहता, ये मान लो अगर यहां पे मेरा फैक्ट्री गेट है, ठीक है। अब ये फैक्ट्री गेट के अंदर जो है मैं कंट्रोल कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं भैया तुम यूज कर सकते हो, तुम यूज नहीं कर सकते हो। तो उस केस में ये पोर्शन हो गया मेरा पीपीई और ये पोर्शन हो गया मेरा एक्सपेंस्ड आउट पोर्शन, ठीक है। तो इसके लिए रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या मुझे उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, ठीक है। रोड होने से एम्प्लॉइज फैक्ट्री पे आएंगे, वो सब रहेंगे, ठीक है, वो कंडीशन हो गया। कॉस्ट मेजर कर पा रहा हूं, बट वो मेरा एसेट नहीं है क्योंकि मैं उसे कंट्रोल नहीं कर रहा हूं। बिकॉज मैं उसे कंट्रोल नहीं कर रहा हूं, उससे मैं पीपीई की तरह रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअली समझना बहुत बहुत जरूरी है कि किस आइटम को मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के हिसाब से रिकॉर्ड करता हूं। अभी तक हमने ये डिस्कस किया है पीपीई का डेफिनेशन,
पीपीई में क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या स्कोप्ड आउट है और बियरर प्लांट का मतलब क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक दो छोटे पॉइंट है कॉन्सेप्चुअली वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे रिकॉग्निशन और मेजरमेंट की ओर। बहुत बार क्या होता है, हमारे पास कुछ स्पेयर पार्ट्स रहते हैं या कोई स्टैंड बाय इक्विपमेंट रहता है, कोई सर्विसिंग इक्विपमेंट रहता है, क्या हम इसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्लासीफाई कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। सर स्पेयर पार्ट का मतलब क्या हुआ? मान लो कि हमारे पास एक कैमरा है, हम कैमरा पे ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब जब ये कैमरा में जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसको ऑपरेट करने के लिए बैटरीज चाहिए, लेंसेज चाहिए, तो कभी क्या हो सकता है, कोई लेंस डैमेज हो सकता है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने एक एक्स्ट्रा लेंस खरीद के रखा है अपने पास, ठीक है। अब वो लेंस क्या हो गया, इसका स्पेयर पार्ट हो गया, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं वो स्पेयर पार्ट को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट कंसीडर कर सकता हूं, या मैंने कोई स्टैंड बाय इक्विपमेंट खरीदा है, हमारे पास 2 स्टूडियोज है बट हमने 3 कैमरा खरीद रखे हैं, सर तीसरा कैमरा क्यों खरीदा है, अगर कोई कैमरा खराब हो गया तो मुझे वो एक्स्ट्रा कैमरा चाहिए, वो मेरा हो गया स्टैंड बाय इक्विपमेंट। और कभी कभी कोई सर्विसिंग इक्विपमेंट, वो कैमरा को क्लीन करने के लिए कोई इक्विपमेंट है या कोई रिपेयर करने के लिए कुछ इक्विपमेंट है, ये सब मैंने खरीद के रखा है। अब क्वेश्चन ये है, ये जो इक्विपमेंट्स है क्या हम इसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का हिस्सा मान सकते हैं या नहीं। अब इसके लिए बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है, अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट होता है तो उसे हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहेंगे, अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं होता है तो उसे हम इन्वेंट्री कहेंगे। फिर आप बोलोगे सर आप तो कैमरा बेचोगे नहीं, आप तो लेंस बेचोगे नहीं, तो आप उसे इन्वेंट्री कैसे कहोगे। अगर आपको याद होगा हमने सप्लाईज की बात की थी, जो प्रोडक्शन प्रोसेस या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में यूज होता है, तो वहां पे जाके उसे हम इन्वेंट्री में क्लासीफाई कर सकते हैं। सर तो फिर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट होने का मतलब क्या है, क्या उससे मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन। क्या मैं उसका कॉस्ट मेजर कर सकता हूं, सेकंड क्वेश्चन। अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहा है और कॉस्ट मेजर कर सकता हूं तो मैं उसे क्लासीफाई करूंगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। सर आपको स्पेयर लेंस से क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, मुझे ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा कि अगर मेरा कैमरा खराब हो गया, एग्जिस्टिंग लेंस खराब हो गया, टूट गया है, तो उस केस में मैं वो दूसरा लेंस यूज करके मेरा सर्विस कंटिन्यू कर सकता हूं। तो अगर वो मीट हो रहा है क्राइटेरिया तो डेफिनेटली मैं उसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहूंगा, और अगर वो क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है तो उसे मैं क्या कहूंगा, इन्वेंट्री कहूंगा, ठीक है। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं इंडिविजुअली इनसिग्निफिकेंट आइटम्स के बारे में। इंडिविजुअली इनसिग्निफिकेंट आइटम्स मतलब हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारे आइटम्स है जो स्टैंड अलोन बेसिस पे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। ये टिपिकली कहाँ होता है, अगर आप कोई फैक्ट्री में जाते हो तो आपको बहुत सारे चीज़ें दिखते हैं, जैसे टूल्स हो गए, डाइज हो गए, मोल्ड्स हो गए, आपको बहुत सारी ये छोटी छोटी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। अब जब आप देखते हो कि ठीक है एक फैक्ट्री के फ्लोर पे बहुत सारे टूल्स है, हैमर है, कुछ ब्लेड्स है, कुछ स्क्रू ड्राइवर्स है, ये सब है, इंडिविजुअली ये क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। अब एक हैमर का कॉस्ट कितना होगा, 400-500 रुपए, इनसिग्निफिकेंट है। बट अगर मेरे पास 1000 हैमर्स है, क्योंकि मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस वैसा है, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूं, मैं एग्रीगेट करके उसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्लासीफाई कर सकता हूं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन नेचर एंड सर्कमस्टेंस। ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, मैनेजमेंट को कंसिडर करना पड़ेगा कि भैया ये जो मेरे पास इंडिविजुअली इतने सारे आइटम्स है, मान लीजिए कोई डाई है, डाई का मतलब क्या है, अगर आप कोई कॉइन देखते हो उसमें इम्बॉसिंग रहता है, ठीक है, अगर आप कोई भी कॉइन देखते हो उसमें कुछ इम्बॉसिंग रहता है, आप आपके हिसाब से कस्टमाइज्ड कॉइन्स भी बना सकते हो। अगर कोई कंपनी के पास कोई डाई है जिसके बेसिस पे वो कोई चीज़ इम्बॉस करता है या कोई डिज़ाइन इम्प्रिंट करता है, ऐसे बहुत सारे डाइज है। तो अगर बहुत सारे डाइज है तो क्या हो गया, बहुत सारे डाइज है तो उसे हम एग्रीगेट करके हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई एसेट सेफ्टी और इन्वायरमेंटल पर्पस के लिए एक्वायर किया गया है तो क्या हम उसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मान सकते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई हमारे पास कोई फैक्ट्री है, ये समझ ले फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स है, और ये फैक्ट्री का चिमनी है जिससे धुआं निकलता है। अब गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या बोलता है, भैया आपका ये जो चिमनी है ये सिर्फ 1 मीटर का है, इसके वजह से धुआं पूरा फैल रहा है, बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है, तो ये आपका काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, ये 1 मीटर को एक्सटेंड करके आपको 3 मीटर की चिमनी बनानी है। 3 मीटर की चिमनी बनानी है, 1 मीटर काम नहीं चलेगा, 3 मीटर की चिमनी बनानी है, ताकि आसपास के एरिया में आपका धुआं धूल से ये सब से उनको डिस्टर्बेंस ना हो। अब अगर आप देखोगे जो भी मेरा प्रोडक्शन है, अब वो प्रोडक्शन भले ही वो 1 मीटर का चिमनी हो या मेरा 3 मीटर का चिमनी हो, क्या मेरे प्रोडक्शन में इंपैक्ट होगा, क्या मेरा प्रोडक्शन इंप्रूव होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। वेदर आई यूज 1 मीटर चिमनी या मैं 3 मीटर की चिमनी यूज करूं, मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ बेनिफिट नहीं है, मुझे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मुझे एक्स्ट्रा कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है, तो क्या मैं इसे अपना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मान सकता हूं। आप अगर डेफिनेशन को लिटरल इंटरप्रिटेशन लोगे तो मेरे पास कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्स्ट्रा नहीं है, बट
अगर मैं ये 3 मीटर की चिमनी नहीं लगाता हूं तो क्या होगा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले आएंगे और ये मेरे प्रोडक्शन प्रोसेस को ही बंद कर देंगे, ताला लगा के चले जाएंगे, मेरे पास कुछ प्रोडक्शन बचेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, भले ही इससे मुझे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बट इसके बिना ये प्लांट से भी मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि भैया ये जो एक्स्ट्रा चिमनी का कॉस्ट है ये मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसके बिना मैं फैक्ट्री नहीं चला सकता हूं। तो पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट हो गया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गए, ठीक है, जब भी कोई केमिकल वेस्ट वगैरह डिस्चार्ज होता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ प्लांट हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो जिस पे हम खर्चा करते हैं, डायरेक्टली हमें कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बट इनडायरेक्टली हमें ऑपरेशंस के लिए, इनडायरेक्टली हमें बाकी एसेट को यूज करने के लिए वो जरूरत है। तो इसके वजह से हम उसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई ऑफिस है, अब वो ऑफिस में विदाउट एसी भी आप काम कर सकते हो, विद एसी भी आप काम कर सकते हो। एसी आने से आपको डायरेक्टली कुछ बेनिफिट नहीं है, बट अगर आप एसी इंस्टॉल करते हो तो एम्प्लॉयज़ को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, तो वो एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, वो आपके पास टिके रहेंगे, उसकी वजह से आपको वो इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के हिसाब से उसे आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कह सकते हो। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बहुत कुछ ज़्यादा उससे एग्जामिनेशन में आने वाला नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया अपना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया है इस पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आ गया इससे, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अब हम बढ़ते हैं स्टैंडर्ड का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रिकॉग्निशन के टाइम पे मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन, जिसे हम इनिशियल रिकॉग्निशन भी कहते हैं। हम इनिशियली क्या वैल्यू पे कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिकॉग्नाइज करेंगे वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। अब इस केस में हम तीन चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो पेमेंट बाय कैश और क्रेडिट, मतलब हमने एक्वायर किया है, इसे हम कहते हैं एक्वायर्ड एसेट्स। ठीक है, हमने कुछ कार खरीदा, हमने कोई बिल्डिंग खरीद ली, हमने कोई मशीनरी खरीद लिया, एसी खरीद लिया। जब खरीदते हैं तो उसका हम वैल्यूएशन कैसे करते हैं। अब इसका प्रिंसिपल मोटा मोटी आपने जो इंड AS 2 में सीखा है, मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स यहां पे भी सिमिलर एप्लीकेबल होगा। एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा आपको डिस्कस करना है। दूसरा हुआ सेल्फ कंस्ट्रक्शन। अगर मैं खुद से अपने लिए कोई एसेट कंस्ट्रक्ट करता हूं, सर फॉर एग्जांपल मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया, बहुत सारी कंपनीज प्लांट खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक बड़ा जो प्लांट दिखता है आपको, पावर प्लांट हो गया, रिफाइनरीज हो गए, सीमेंट प्लांट हो गए। सीमेंट प्लांट कैसे खरीद के आगे नहीं लगाते, सीमेंट प्लांट खुद कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ऑफकोर्स उसके लिए कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट्स ये सब खरीदते हैं, प्लांट खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो हो गया सेल्फ कंस्ट्रक्शन के केस में। और तीसरा हो गया एक्सचेंज ऑफ नॉन मॉनिटरी एसेट। एक्सचेंज ऑफ नॉन मॉनिटरी एसेट को आप समझ सकते हो बार्टर सिस्टम जैसा। इसके लिए आपको नॉन मॉनिटरी एसेट का मीनिंग समझना जरूरी है। जब हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तब उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पेमेंट फॉर बाय कैश और क्रेडिट। इफ एसेट इज परचेज बाय पेमेंट ऑफ कैश और ऑन क्रेडिट, तो हम कैसे मेजर करेंगे। इनिशियल रिकॉग्निशन के टाइम पे हम कैसे मेजर करेंगे, वो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट के लिए हम क्या करेंगे, अगर ये परचेज किया हुआ प्लांट है तो हम उसमें, जैसे हम इन्वेंट्री में करते हैं, हम परचेज प्राइस कंसीडर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने 1 लाख रुपए पे करके एसी खरीदा है, तो परचेज प्राइस उसमें इंक्लूड हो गया। दूसरा, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, वहाँ पे भी नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट, ये भी इंक्लूड होगा। सर अगर रिफंडेबल ड्यूटी एंड टैक्सेस है तो इंक्लूड नहीं होगा। सर अब अगर हमें इनपुट मिलता है तो भी इंक्लूड नहीं होगा। तो इनपुट का क्या करेंगे, इनपुट का जीएसटी के हिसाब से आप क्रेडिट लोगे, और उसके बाद अगर आपने उसको बाद में बेच दिया, कर दिया, तो जीएसटी के रूल्स के हिसाब से आप वापस उसको रिवर्स करके जीएसटी पे करोगे। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग चार्जेस। मैंने एसी खरीदा, मैंने जब एसी खरीदा तो एसी का परचेज प्राइस आ गया समझो 1 लाख। उसके बाद उसने बोला भैया आपको ट्रांसपोर्ट लगेगा 2000, ठीक है। फिर उसने बोला भैया आपको इंस्टॉलेशन भी लगेगा। सर इंस्टॉलेशन का कितना लगा, इंस्टॉलेशन का इसने बोला 3000। फिर उसने बोला आपको इंस्टॉलेशन के लिए आपको चाहिए कॉपर पाइप, कितना कॉपर पाइप का 2000 रुपए। तो ये जो भी कॉस्ट है, ऑल द कॉस्ट विच आर इंकर्ड टिल द टाइम द एसेट इज रेडी, तो ये जो भी सारा खर्चा लगा है, ये सब खर्चा उसमें इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, तो आपका हो गया क्या,
इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग चार्जेस ये भी इंक्लूड होगा। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, अगर मैं कोई मशीन खरीद रहा हूं या एसी खरीद रहा हूं, उसके लिए मुझे दीवार पे कुछ कोर कट करना है, वॉल में कुछ खड्डा करना है, उसके लिए मुझे कोई कॉस्ट इंकर करना है, जो मेरा साइट प्रिपरेशन का कॉस्ट है वो भी इंक्लूड होगा। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, एसी इंस्टॉलेशन की जो चार्जेस है वो भी इंक्लूड होगा। प्रोफेशनल फीस, अगर मैंने एसेट खरीदने के लिए कोई प्रोफेशनल एडवाइस मांगा है या किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लिया है, फॉर एग्जांपल मुझे स्टूडियो सेटअप करना है। अब ये जो मैंने स्टूडियो सेटअप करना है, मुझे तो अब ये कैमरा का डिटेल्स, लाइटिंग का डिटेल्स, माइक का डिटेल्स, ये सब डिटेल में नहीं पता। तो मैंने क्या किया, मैंने किसी प्रोफेशनल कैमरामैन को हायर किया। मैंने बोला कि भैया तू एक दिन आ, मेरा ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ये पूरा स्टूडियो सेटअप करके देना है। तो उसने बोला ठीक है मैं कर दूंगा, मुझे चाहिए 10,000 रुपये खर्चा। हाँ ठीक है, मैं बोला 10,000 रुपये आपको दे दूंगा। तो ये जो मैंने प्रोफेशनल सर्विस लिया है स्टूडियो सेटअप करने के लिए, उसका जो कॉस्ट है वो भी मेरा कॉस्ट ऑफ पीपीई में ऐड होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोरोइंग कॉस्ट इफ परमिटेड बाय इंड AS 23, अगर क्वालिफाइंग एसेट है और अगर इंड AS 23 के हिसाब से मैं कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कैपिटलाइज कर सकता हूं तो वो भी इंक्लूडेड होगा। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग नेट ऑफ सेल प्रोसीड्स, ये भी इंक्लूड होगा। ये कहाँ पे काम आएगा, अगर मैं कोई नया प्रोसेस इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया है, अब मैं फुल फ्लेज प्रोडक्शन में जाने से पहले मैं उसको क्या करूँगा, टेस्ट करूँगा कि भाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट हो रहा है नहीं हो रहा है, किस टाइप का प्रोडक्ट आउटपुट आ रहा है, कितना प्रोड्यूस हम कर सकते हैं। तो हम इनिशियली उसको हम टेस्ट करते हैं। तो जब हम टेस्ट करते हैं तो टेस्टिंग के लिए कुछ खर्चा लगेगा। मान लो टेस्टिंग का खर्चा है 10,000, टेस्टिंग का खर्चा है 10,000, क्या वो कॉस्ट ऑफ पीपीई है? एब्सोल्युटली यस। अब जब मैंने ये प्रोडक्ट को टेस्ट किया, प्रोडक्ट टेस्टिंग रन किया, मशीन को रन किया उस टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे मुझे कुछ आउटपुट मिला। मैंने वो आउटपुट को क्या किया, मैंने वो मार्केट में जाके बेच दिया। तो जो भी सेल प्रोसीड्स आता है टेस्टिंग के टाइम पे, उसको मैं कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग से माइनस कर दूंगा। तो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग में क्या होगा, कुछ रॉ मटेरियल लगा दिया आपने, कुछ लेबर वर्क लगा दिया, इलेक्ट्रिसिटी लग गया, जो भी लग गया सब उसको ऐड करोगे। और जो भी सेल प्रोसीड्स है, मान लीजिए 5,000 सेल प्रोसीड्स है, तो 10,000 माइनस 5,000, आप बोलोगे 5,000 मेरा कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग। कभी कभी क्या होता है, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग 10,000 है, नेट सेल प्रोसीड्स आगे समझ लो 15,000, 5,000 एक्स्ट्रा। तो इसको हमें क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नेट सेल प्रोसीड्स अगर ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग है, द अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट, उसको पीएनएल में मत लेके जाना। इसको क्या करना है, इसको आपको कॉस्ट से रिड्यूस करना है। तो इसका मतलब सिंपल क्या हुआ, आप लोगे कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग माइनस नेट सेल प्रोसीड्स और उस हिसाब से आप उसे अकाउंट करोगे। पॉजिटिव है, कॉस्ट ज्यादा है तो कॉस्ट ऑफ पीपीई, अगर कॉस्ट कम है और नेट सेल प्रोसीड्स ज्यादा है तो आप क्या करोगे, उसे रिड्यूस कर दोगे। उसके बाद any directly attributable cost to bring the asset to the location and condition necessary to operate for its purpose intended by the management। तो ये लास्ट में कौन से कॉस्ट कवर होंगे, जितने भी कॉस्ट है जो उस एसेट को करंट कंडीशन, करंट लोकेशन में लेके आने के लिए हम इंकर कर रहे हैं, ताकि जो मैनेजमेंट जैसे चाहता है वो एसेट वैसे ऑपरेट हो सके। तो वो जो भी कॉस्ट है वो सारे कॉस्ट हम ऐड कर देंगे। अब इसके लिए समझने के लिए बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल है। मान लीजिए मैंने ये स्टूडियो के लिए एक एसी खरीदा। अब मुझे क्या चाहिए, वो एसी जो मैंने खरीदा वो मेरे पीछे इंस्टॉल होना चाहिए, मतलब मैं जहाँ पे बैठा हूँ उसके एग्जैक्टली पीछे इंस्टॉल होना चाहिए। एसी खरीद लिया, 1 लाख रुपए उसको दे दिया, इंस्टॉलेशन कर दिया, सब हो गया। अब पीछे मैंने उसको इंस्टॉल तो कर दिया, ठीक है, वही पर्टिकुलर वॉल पे मुझे इंस्टॉल करना था और उसी हिसाब से मैंने उसे इंस्टॉल किया और मैंने उसे कैपिटलाइज कर दिया। अब कर तो लिया, थोड़ा टाइम यूज़ करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि यार लोकेशन वो सही नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसको यहाँ से हटाओ और सामने वाले वॉल पे इंस्टॉल करो। अब वो अनइंस्टॉलेशन और इंस्टॉलेशन का जो वापस खर्चा लगता है, क्या उस खर्चे को मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ? मतलब पहले मैंने सोचा था पिछले वाले वॉल पे लगाएंगे, वॉल पे लग गया, कैपिटलाइज हो गया, काम खत्म। अब मैंने उसे अनइंस्टॉल करके वापस रीइंस्टॉल किया, क्या उस कॉस्ट को मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ? द आंसर टू दैट इज नो, मैं कैपिटलाइज नहीं कर सकता हूँ। सर क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि जो मैंने खर्चा किया है टू ब्रिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन, ये वॉल पे मुझे चाहिए टू ऑपरेट फॉर इट्स पर्पस, उसी पर्पस के लिए मुझे चाहिए एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। मैंने बोला था इस वॉल पे चाहिए, जितना भी खर्चा लगा उस पे कैपिटलाइज कर दो। उसके बाद उसको अनइंस्टॉल करके दूसरे वॉल पे लगाने का खर्चा, रिपेयर का खर्चा, इसका खर्चा, उसका खर्चा हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे अनलेस वो खर्चे से मुझे एक्स्ट्रा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलता है। अब एसी के केस में तो होगा नहीं, और मान लीजिए और कुछ मशीनरी या कोई मान लीजिए और कोई मशीनरी या इक्विपमेंट है जिसपे मैंने एक्स्ट्रा खर्चा किया है बाद में, जिसकी वजह से उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ गया है, तो मैं कैपिटलाइज कर सकता हूं, नहीं तो मैं कैपिटलाइज नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो मोटा मोटी क्या क्या खर्चा ऐड करना है? मोटा मोटी हमें ऐड करना है परचेज प्राइस, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, इंस्टॉलेशन, प्रोफेशनल फीस, बोरोइंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग माइनस नेट सेल प्रोसीड्स,
any directly attributable cost to bring the asset to the location and condition necessary to operate for its purpose intended by the management। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक और कंपोनेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है मोस्टली ये आइटम तो इंक्लूडेड रहेगा ही। सर इसका मतलब क्या है? उसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे, फिर उसका हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, उसके बाद हम उस पॉइंट पे जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने कुछ एक रिफाइनरी सेटअप किया है। ठीक है, कोई सिटी के एक लोकेशन में मैंने एक रिफाइनरी अपना इंस्टॉल कर दिया है। ये मेरा रिफाइनरी है। ठीक है, अब ये रिफाइनरी में मैं ऑयल, क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग करूंगा, उससे आउटपुट आएगा, वो सब होगा। बट ये रिफाइनरी जब रन होगा या ऑपरेट होगा, क्या होगा, इसके आसपास के जो ये एरिया है, जो भी जहाँ पे भी ये रिफाइनरी बिल्डअप है, इसके जो आसपास के एरिया है वो क्या होगा, वो कंटामिनेट हो जाएगा। ठीक है, और जब मैं वो लैंड यूज़ करूंगा या रिफाइनरी सेटअप करने के लिए लैंड की खुदाई होगी, बाद में रिफाइनरी का वेस्ट जाएगा, ये जाएगा, ये पूरा एरिया जो है वो कंटामिनेट हो जाएगा। मान लीजिए कि जब मैंने ये रिफाइनरी सेटअप किया है तो गवर्नमेंट ने साफ कहा है कि भैया आपको हम ये रिफाइनरी चलाने दे रहे हैं 20 साल के लिए। आप इसको कब तक चला सकते हो? 20 ईयर्स तक चला सकते हो। 20 साल के बाद जब आपका काम खत्म हो जाएगा, आपको क्या करना है? पहले तो इस रिफाइनरी को जो है आपको करना है डिसमेंटल। आपको करना है डिसमेंटल, पूरा तोड़ना है, पूरा एरिया को साफ करना है। दूसरा, ये जो कंटामिनेशन आपने किया इसको भी आपको रेक्टिफाई करना है। ठीक है, आज क्या है? आज हम पॉइंट 0 पे हैं। आज हम पॉइंट 0 पे हैं। आज हम पॉइंट 0 पे खड़े हैं। ये क्या बोल रहा है? 20 साल तक आप इसको यूज करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 20 साल में जब आप ये रिफाइनरी खाली करोगे, जब ये रिफाइनरी का आपका काम हो जाएगा, उसके बाद आपको पूरा इसको डिसमेंटल करना है, आपको उसको रेक्टिफाई करना है, साइट को रीस्टोर करना है और हमें एक अच्छी हालत में उसे आपको वापस देना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो 20 साल के बाद जो हमारा ऑब्लिगेशन है, हमने जो कमिट किया है, वो खर्चा करना है 20 साल के बाद। आज हम, बिकॉज हमने आज रिफाइनरी बनाया है, हमको 20 साल के बाद वो खर्चा करना ज़रूरी है। तो हमने बैठे बैठे एस्टिमेट किया, तो हमें लगा कि भैया इसको करने में हमको लगेगा उस टाइम पे 1 लाख रुपए का खर्चा। 1 लाख रुपए का खर्चा, मैं छोटा नंबर ले रहा हूं ताकि समझने और कैलकुलेशन करने में आसानी हो। और मान लीजिए रिफाइनरी, टोटल रिफाइनरी बनाने का खर्चा जो है, अभी जो रिफाइनरी बनाने का खर्चा है वो 4 लाख रुपए है। ठीक है, रिफाइनरी बनाने का खर्चा कितना है? 4 लाख रुपए है। 20 साल के बाद हमें 1 लाख रुपए और खर्चा करना है। 20 साल के बाद हमें 1 लाख रुपए और खर्चा करना है। अब ये 4 लाख का हम क्या करेंगे? हम ऑफ कोर्स हमने अभी तक डेप्रिसिएशन डिस्कस नहीं किया, बट आप डेप्रिसिएशन अपने 11th स्टैंडर्ड या सीए फाउंडेशन से करते आ रहे हो। तो ये जो हमने 4 लाख रुपए का जो खर्चा किया है, इसे हम क्या करेंगे? ओवर द पीरियड, ये जो पीरियड है, ओवर दिस पीरियड हम इसे क्या करेंगे? इसे हम करेंगे डेप्रिशिएट। अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड एज्यूम करता हूं तो हम क्या करेंगे? 4 लाख डिवाइडेड बाय 20 ईयर्स, एवरी ईयर हम करेंगे 20,000 का खर्चा बुक एज डेप्रिसिएशन। मतलब जो ये रिफाइनरी का कॉस्ट है, जो ये रिफाइनरी का कॉस्ट आया है, उसे हमने अपोर्शन कर दिया है ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स एट 20,000 पर एनम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ये होता है, जो 20 साल के बाद जो मैं खर्चा करने वाला हूं 1 लाख रुपए का, ये खर्चा क्या मैं सिर्फ ईयर 20 में बुक करूं, या इमीडिएटली अभी बुक कर दूं, या ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स बुक करूं? अब जो ये मैंने 1 लाख का जो मुझे खर्चा करना है 20 साल के बाद, वो मैं क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने आज रिफाइनरी बनाई है और मैं उस रिफाइनरी को 20 साल तक ऑपरेट करने वाला हूं, 20 साल तक यूज करने वाला हूं। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट को अगर आप देखते हो तो ये जो 1 लाख का खर्चा है, उसे भी मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ, ये जो 20 ईयर का पीरियड है, उस पीरियड पे अपोर्शन करके एक्सपेंस आउट करना है। अब इसे कैसे अपोर्शन करेंगे, उसके लिए 2 बातें समझना है। नंबर 1, ये जो 1 लाख का खर्चा ये मैं कर रहा हूँ आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद। ठीक है, 20 साल के बाद का जो 1 लाख का खर्चा है, आज का वैल्यू तो उससे कम रहेगा, तो हम क्या करेंगे? इसका हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 लाख, जो कि हम 20 साल के बाद हम इंकर करने वाले हैं, उससे एक डिस्काउंट रेट लेके उसका हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। वो सबसे पहली बात। ठीक है, जब ये प्रेजेंट वैल्यू आएगा, उसे हम क्या करेंगे? इसे हम ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ पीपीई। क्या करेंगे? उसे हम ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ पीपीई में। जब हम उसे कॉस्ट ऑफ पीपीई में ऐड करेंगे और जब वो पीपीई डेप्रिशिएट होगा, तो ये कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली अपोर्शन हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि मेरा रिलेवेंट डिस्काउंट रेट 10% है, मेरा रिलेवेंट डिस्काउंट रेट कितना है? 10% है, तो मुझे क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 लाख
डिस्काउंटेड एट 10% फॉर 20 ईयर्स। ठीक है, करना है हमें, कंप्यूट करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 लाख एट 10% फॉर 20 ईयर्स। ठीक है, अब एग्जाम में क्या है, एग्जाम में तो आपको ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मिल जाएगा। मोस्टली आजकल क्या कर रहे हैं इंस्टीट्यूट, वो दे रहे हैं, क्योंकि कुछ एग्जाम्स में क्या हो रहा है, कोई 3 डेसिमल्स लेता है, कोई 4 लेता है, कोई राउंड ऑफ करता है, कोई नहीं करता है, उसकी वजह से आंसर्स में डिस्क्रिपेंसीज हो रही थी। तो जनरली 99% तो आपको एग्जाम में इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कैलकुलेटर है। मैं यूज करता हूँ सिटीजन सीटी सीरीज या ऑरपैट सीरीज, जो ये वाला रहता है। तो इसमें क्या कर सकते हो, 1 डिवाइड बाई 1.1, एक बार हुआ 0.909, ऐसे आप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20, तो मेरे पास आ गए 0.1486। अगर आपको समझना है, बाद में आपको रियल लाइफ में एप्लीकेशन अगर यूज करना है, एक तो आप चैट जीपीटी को पूछ सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीका है। दूसरा, अगर आपको एक्सेल में कंप्यूट करना है तो आपको क्या करना है, अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कंप्यूट करना है तो क्या करना है, एक्सेल में अगर करना है तो मुझे चाहिए प्रेजेंट वैल्यू कितने रेट पे, 10% पे, कितने पीरियड के बाद का पेमेंट है, 20 का पेमेंट है, पेमेंट कितना है, जो ये पीएमटी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये है मंथली या ईएमआई बेसिस या ईयरली पेमेंट, उसे कंसीडर नहीं करना है, ईयरली कुछ नहीं कर रहा हूं। फ्यूचर वैल्यू मेरा 1 लाख। ठीक है, तो अगर मैं उसे कंप्यूट करूंगा तो कितना आया, 14864.36। मैंने जो कैलकुलेटर पे कंप्यूट किया था, जो मेरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर था वो था 0.1484643। ठीक है, तो जब मैं प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, प्रेजेंट वैल्यू होगा 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 0.148643, जो हो गया 14864.3। इसे मैं क्या करूंगा, इसे मैं मेरे कॉस्ट ऑफ पीपीई में ऐड कर दूंगा। तो ये 14864 जो है, दिस विल बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ पीपीई। सर वो ऐड करने से क्या होगा, ऐड करने से जो ये 14864 है, ये भी ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स डेप्रिशिएट हो जाएगा, कॉस्ट अपने आप एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट बात है। फर्स्ट चीज क्या है, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट है उसे मैं कॉस्ट ऑफ पीपीई में ऐड कर दूंगा। ये फर्स्ट चीज समझना है। दूसरा चीज जो समझना है कि आप जो 20 ईयर में खर्चा करोगे, पेमेंट एस्टिमेटेड आफ्टर 20 ईयर्स, कितना खर्चा एस्टिमेट कर रहे हैं हम, 1 लाख। बट सर हमने तो सिर्फ 14864 रिकॉग्नाइज किया है, तो इसको हम 1 लाख तक कैसे लेके जाएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, एवरी पीरियड का इंटरेस्ट का जो खर्चा है वो भी हम पीएनएल में चार्ज करेंगे, जिसे हम कहते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। क्या कहते हैं, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट या इंटरेस्ट एक्सपेंस है, वो भी उसे ऐड करेंगे। तो होता क्या है, जो प्रेजेंट वैल्यू आए उसे हम कहेंगे पीपीई डेबिट 14864 टू डीकमीशनिंग लायबिलिटी 14864। ये तो हो गया एंट्री फर्स्ट वाली, जब मैं डीकमीशनिंग कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करता हूं। आगे क्या करूंगा, मैं एक बनाऊंगा इंटरेस्ट शेड्यूल फॉर अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, ये जो मैं टेबल बना रहा हूं ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, और आपको इसके ऊपर राइट नाउ बहुत ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट आप समझिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट शेड्यूल में कैसे बनाऊंगा, ईयर, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, क्लोजिंग बैलेंस। और ये इंटरेस्ट शेड्यूल जो हम बना रहे हैं इंडेस 16 में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेस 116 में इंपॉर्टेंट है, इंडेस 109 में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह पे आपको ये इंटरेस्ट शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा। तो एक पैटर्न, एक फॉर्मेट सेट कर लीजिए, जो भी फॉर्मेट में आप कंफर्टेबल हो। मेरे केस में मेरा ये जो फॉर्मेट में यूज करता हूँ बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट फॉलो करोगे तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कितने साल का चाहिए, 20 साल का चाहिए, 1 2 ऐसे करके मुझे इसे 20 साल का चाहिए। ठीक है, 20 साल का चाहिए। मैंने 20 साल का इसके लिए लिया ताकि आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर मिल जाए कि कैसे एक्चुअली कंप्यूट होता है। और एक्सेल इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये कैलकुलेशन जो है इतना डिटेल में एग्जाम में आएगा नहीं, तो ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस मेरा कितना था, ओपनिंग बैलेंस था मेरा 14864.3। इंटरेस्ट में क्या करूंगा, इंटरेस्ट लगाऊंगा एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, तो 14864 इंटू 10% क्या हो गया, 1486.43। ये मेरा ओपनिंग बैलेंस, ये मेरा इंटरेस्ट। क्लोजिंग बैलेंस हो गया कितना, 16350। फिर मेरा ओपनिंग बैलेंस सेकेंड ईयर में कितना हुआ, 16350। इंटरेस्ट, क्लोजिंग बैलेंस 10% इंटरेस्ट। फिर ओपनिंग बैलेंस हुआ 17985, इस पे 10% इंटरेस्ट 1798, फिर क्लोजिंग बैलेंस। तो ये मैं ऐसे करते हुए पूरा 20 साल का शेड्यूल बना रहा हूं, पूरा 20 साल का शेड्यूल बना रहा हूं। अब देखोगे एट द एंड ऑफ 20th ईयर
99,999.58 पहुंच गया है। ये छोटा सा जो है आप राउंडिंग ऑफ डिफरेंस है, इसे आप राउंडिंग ऑफ करके 1 लाख कर सकते हो, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ 20th ईयर वो वैल्यू कितना हो गया 1 लाख। वो 1 लाख आप स्पेंड करोगे तो आपका लायबिलिटी अकाउंट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आपको एंट्री समझनी है। फर्स्ट पीपीई टू डीकमीशनिंग लायबिलिटी आपका इनिशियल एंट्री हो गया। उसके बाद एट एंड ऑफ ईयर 1 क्या एंट्री पास करोगे आप? डीकमीशनिंग लायबिलिटी को बढ़ाओगे किस वैल्यू से? इंटरेस्ट अमाउंट से। तो आप बोलोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितना? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर आप देखोगे तो है 1486। तो आप क्या करोगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस को 1486 से इंक्रीज कर दोगे और टू डीकमीशनिंग लायबिलिटी 1486। तो क्या हुआ? ओरिजिनल मेरा डीकमीशनिंग लायबिलिटी था 14864, उसमें मैंने इंटरेस्ट ऐड कर दिया 1486, मेरा डीकमीशनिंग लायबिलिटी बढ़ गया। ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है इसे मैं पीएनएल में लेके जाऊंगा, इसे हम ये भी कहते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, डीकमीशनिंग लायबिलिटी एडेड टू लायबिलिटी इन बैलेंस शीट। ये जब आप रिपीट करोगे प्रोसेस 20 साल तक तो आपका क्या होगा? फाइनल वैल्यू आपका हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। और जब आप स्पेंड करोगे आप करोगे डेबिट डीकमीशनिंग लायबिलिटी, क्रेडिट बैंक 1 लाख। सर क्या अगर खर्चा 1,10,000 हुआ तो क्या करेंगे? जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ उसे पीएनएल में बुक करेंगे, अगर खर्चा कम हुआ तो उसे पीएनएल में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो डीकमीशनिंग लायबिलिटी है ये ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स बढ़ के 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज याद रखना, इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या किया है? एक इंटरेस्ट बुक किया है। अगर आप ये इंटरेस्ट का सम करोगे, टोटल लोगे तो 85,137 ये आपका इंटरेस्ट बुक्ड। और जो ये 14,864 है अपना ओपनिंग बैलेंस जो है, ये 14,864 का ओपनिंग बैलेंस जो है, जो हमारा पीपीई का पार्ट है, ये हम एवरी ईयर डेप्रिशिएट करेंगे। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया मेरा? 14,864, ठीक है। तो मैं 14,864 का डेप्रिसिएशन भी बुक करूंगा। 14,864 का डेप्रिसिएशन अगर मैं टोटल बुक करता हूं तो मेरा टोटल पीएनएल में एक्सपेंस हो गया 1 लाख। तो इस तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ 20 इयर्स मैंने डीकमीशनिंग लायबिलिटी का एक्सपेंस बुक कर दिया है, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। जब आप क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे मेरे साथ तो आपको इस कॉन्सेप्ट पे और कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। तो क्या करना है हमें? जो भी हमारा डीकमीशनिंग लायबिलिटी है एट द एंड ऑफ 20 इयर्स, 10 इयर्स, 5 इयर्स जो भी दिया गया है उसको हमें सबसे पहले तो प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है। जो उसका प्रेजेंट वैल्यू है उस अमाउंट का हमें पीपीई क्रिएट करना है और पीपीई में ऐड करना है। कॉरेस्पॉन्डिंगली उसका एक डीकमीशनिंग लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करना है, ठीक है। उसके बाद एवरी ईयर डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट की एंट्रीज पास करनी है, ऑलराइट। तो इस केस में क्या हुआ? प्रेजेंट वैल्यू आया था 14,864। तो उसके लिए हमने क्या किया? हमने बोला भैया पीपीई अकाउंट डेबिट टू डीकमीशनिंग लायबिलिटी। एक पेपर देख रहा था, स्टूडेंट लिख के आता है एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, मार्क्स मिलेगा आपको पूरा 0। एक्चुअल लेजर नेम्स आपको लिखने हैं, ठीक है। कितना? 14,864 और 14,864। उसके बाद आपको करना है क्या? अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। उसके लिए आपको करना है डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्रेडिट डीकमीशनिंग लायबिलिटी एवरी ईयर का, ठीक है। और फाइनली जब पेमेंट होता है, जब आप पेमेंट करोगे आप बोलोगे डीकमीशनिंग लायबिलिटी डेबिट 1 लाख टू बैंक 1 लाख। अगर एक्सेस पेमेंट है तो एक्सेस अमाउंट आप पीएनएल में एक्सपेंस करोगे, अगर शॉर्टर पेमेंट है तो आप पीएनएल को क्रेडिट करोगे। तो जो स्टैंडर्ड बोलता है वो क्या बोलता है? जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग रिस्टोरेशन कॉस्ट है इन अकॉर्डेंस विद इंड एस 37 आप उसे आपके पीपीई में ऐड करोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या क्या इंक्लूड करना है आपको कॉस्ट में। बहुत ज्यादा कोई बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं, आपको सिंपल यही समझना है कि ये सारे कॉस्ट उसमें इंक्लूडेड रहेंगे। अब ये कॉस्ट में से क्या रिड्यूस करेंगे? अगर हमारे पास कोई गवर्नमेंट ग्रांट आता है जिसे हम इंड एस 20 के हिसाब से अगर हम उसको कॉस्ट ऑफ एसेट से कम करेंगे तो उसे हम रिड्यूस कर देंगे। ये हम इंड एस 20 में इन डिटेल बात करेंगे। दूसरा, अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स है
जो अगर ऊपर कुछ इंक्लूडेड है उसके बेस पे अगर हमको कोई ट्रेड डिस्काउंट या कोई रिबेट मिला है तो उसे भी हम रिड्यूस करेंगे, कैश डिस्काउंट हम रिड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या क्या कॉस्ट पीपी के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे? सबसे फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन और विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। हमने कोई नई जगह पे हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है। अब जब हम नई जगह पे कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमने मान लीजिए कोई ऑफिस खरीदा है, वो पीपीई का कॉस्ट हो गया। जो हमारा इनिशियल पीरियड का जो खर्चा है, इनिशियली बहुत खर्चा करते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट खर्चा हो गया, ओपनिंग सेरेमनी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब हम कॉस्ट इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर हमें कोई नई लोकेशन पे बिजनेस करना है, उसके लिए हम कुछ ऑपरेशनल कॉस्ट इंकर कर रहे हैं, उसे हम कैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं। हम कोई नई जगह पे जा रहे हैं, स्टाफ को हम ट्रेन कर रहे हैं, मान लीजिए हमने एक ब्रांच ओपन किया चाइना में। अब चाइना में ओपन किया तो चाइनीज लैंग्वेज सिखाना है, चाइनीज लैंग्वेज सिखाने के लिए हमने खर्चा किया ट्रेनिंग पे, क्या वो खर्चा हम कैपिटलाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स इंड AS 38 में भी जब हम जाएंगे तब हम मोर डिटेल में बात करेंगे, बट हम ये सब खर्चे कैपिटलाइज नहीं कर सकते। दूसरा, कॉस्ट इंकर्ड इन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, बहुत हेवी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इंकर किया है, क्या हम उसे कैपिटलाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी इंक्लूडिंग इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस। कोई नई जगह पे ब्रांच ओपन किया है, इनॉग्रल सेरेमनी के लिए खर्चा किया है, उसे हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर जनरल ओवरहेड कॉस्ट, उसे भी हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर हम एसेट कैश में खरीदते हैं या फिर क्रेडिट में खरीदते हैं तो ये सब कॉस्ट हम इंक्लूड करेंगे, हम गवर्नमेंट ग्रांट रिड्यूस करेंगे, हम ट्रेड डिस्काउंट रिड्यूस करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हम कंसीडर नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर कोई न्यू लोकेशन पे बिजनेस करने का खर्चा है, ट्रेनिंग का खर्चा है या इनॉग्रल एक्सपेंसेस है, ये सब खर्चे हम कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, आपको इससे ये तो अंडरस्टैंडिंग मिल गई है कि हम क्या क्या कॉस्ट इंक्लूड कर सकते हैं और क्या क्या कॉस्ट हमें एक्सक्लूड करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मेरा एसेट सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है, अगर मेरा पीपीई सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है, खुद ने प्लांट बना लिया, बिल्डिंग बना लिया, ऑफिस बना लिया, जो भी बना लिया, अगर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है तो क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट इज डिटरमाइंड यूजिंग द सेम प्रिंसिपल एज फॉर एन एक्वायर्ड एसेट। जैसे मैं एसेट खरीदता हूं उसके लिए मैं जो प्रिंसिपल अप्लाई करता हूं, कॉस्ट भी उसी हिसाब से सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपीई के लिए भी हम उसी तरीके से करते हैं। तो इसमें क्या इंक्लूड करेंगे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज, कॉस्ट ऑफ लेबर इंकर्ड, कॉस्ट ऑफ ओवरहेड, ये जो भी खर्चा है सब खर्चे हम इंक्लूड करेंगे। वट एवर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द एसेट टू द करेंट लोकेशन एंड कंडीशन एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एसेट, cost that can be attributed or allocated to the construction activity, borrowing cost if PPE is qualifying asset as per Ind AS 23। तो जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का खर्चा है, प्रोफेशनल फीस हो गया, लेबर का खर्चा हो गया, मटेरियल का खर्चा हो गया, लेबर ओवरहेड जो हम एलोकेट कर सकते हैं उस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए, जितने भी ये सब खर्चे हैं सारे के सारे खर्चे इंक्लूडेड रहेंगे। क्या एक्सक्लूड करेंगे? इंटरनल प्रॉफिट इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड एंड वी विल ओनली टेक कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड नॉट द सेलिंग प्राइस। बहुत बार क्या होता है, एक रहेगा, मान लीजिए एक डिवीजन ए है और दूसरा है डिवीजन बी। मान लो डिवीजन ए है कंस्ट्रक्शन लाइन में, ठीक है, डिवीजन बी है कोई दूसरी लाइन में, मान लो ये मैन्युफैक्चरिंग है, एक ही कंपनी में दो डिवीजन है। ठीक है, अब डिवीजन बी को क्या चाहिए? एक ऑफिस बिल्डिंग चाहिए या एक फैक्ट्री बनाना है या प्लांट बनाना है, जो भी बनाना है। तो डिवीजन बी क्या बोलता है? अरे बाहर जाके मैं पैसा क्यों खर्चा करूं, मैं डिवीजन ए को ही बोल देता हूं कि भैया तुम ही बना दो। ठीक है, जब ये डिवीजन ए बना के डिवीजन बी को देता है तो ये कुछ कॉस्ट इंकर करता है। मान लीजिए कॉस्ट है 1 लाख, डिवीजन ए ने कितना खर्चा किया? 1 लाख, ये कंपनी का खर्चा है। बट जब वो डिवीजन बी को बिल करता है, उनका इंटरनल ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी के हिसाब से वो क्या बोलता है, ये 1 लाख जो है इस पे मैं प्रॉफिट ऐड करूंगा 20%, मैं बिल करूंगा 1,20,000 पे। तो डिवीजन बी क्या बोलेगा? अच्छा, मैंने 1,20,000 का कंस्ट्रक्शन सर्विसेज डिवीजन ए से मैंने प्रोक्योर किया है। अब क्वेश्चन ये है, मुद्दे की बात ये है कि जो मेरा ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसका जो कॉस्ट है, क्या मैं 1 लाख लूँ या 1,20,000 लूँ? हमेशा याद रखना, हम कॉस्ट टू कंपनी लेंगे। इंटरनल प्रॉफिट जो है, जो इंटरनल डिवीजन का प्रॉफिट है, जो ट्रांसफर प्राइसिंग रिलेटेड इश्यूज है, वो प्रॉफिट को हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो हम हमेशा कॉस्ट पे ही लेंगे। या एक और एग्जाम्पल हो सकता है, मान लीजिए मान लीजिए यही सेम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए मैंने एक क्या किया, मेरे पास एक सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर की सैलरी है 10,000। तो मैंने सुपरवाइजर को बोला भैया वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसे तुम्हें मॉनिटर करना है। ठीक है, 10,000 मेरा खर्चा है। अगर मैं बाहर से कोई सुपरवाइजर को हायर करता तो वो मुझसे चार्ज करता 12,000 रुपए। ये मेरा क्या है?
कॉस्ट है, ये मेरा क्या है, मार्केट प्राइस है। तो जब मैं सुपरवाइजर, मेरा इंटरनल सुपरवाइजर जब मैं यूज़ कर रहा हूँ और उसके लिए मुझे खर्चा लग रहा है सिर्फ 10,000 का, तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ पीपीई में जो खर्चा एलोकेट होना है वो भी 10,000 का ही होगा, वो मैं 12,000 का नहीं कर सकता, क्योंकि ये नोशनल कॉस्ट है। मेरा एक्चुअल कॉस्ट कितना है, 10,000 का, तो मुझे हमेशा एक्चुअल कॉस्ट ही लेना है, नोशनल कॉस्ट नहीं लेना है। ठीक है, तो दो चीजें याद रखना है, एक तो इंटरनल प्रॉफिट जो है उसे हम एक्सक्लूड करेंगे, जो भी इंटरनल प्रॉफिट्स हैं उसे हम एक्सक्लूड करेंगे और हमेशा कॉस्ट ही लेंगे, नॉट द सेलिंग प्राइस, ये चीज। दूसरा, अगर कोई कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर और रिसोर्सेस है, ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सेम प्रिंसिपल हमने इंड एस 2 में भी सीखा है। ठीक है, तो कोई एबनॉर्मल वेस्टेज है, वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, ये सब जो है उसे भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब हम आगे क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले एक क्विक रिकैप जरूरी है। अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है, हमने कवर किया है पीपी का स्कोप में क्या है, ये आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। फिर हमने डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कवर किया है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस एंड विल बी यूज्ड फॉर मोर देन 1 पीरियड। ये हो गया पीपी का डेफिनेशन। उसके बाद हमने ये भी समझा है कि जो भी हमारा बियरर प्लांट है, बियरर प्लांट जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए यूज होता है, वो बियरर प्लांट इंड AS 16 के स्कोप में इंक्लूडेड है। ठीक है, बाकी जो बायोलॉजिकल एसेट्स है रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, वो सब हम इंड AS 41 में कवर करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। बायोलॉजिकल एसेट रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी आर कवर्ड अंडर इंड AS 41, बट बियरर प्लांट्स आर कवर्ड इन इंड AS 16। ठीक है, फिर उसके बाद हमने समझा है कि इसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है। तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट तभी दिखा सकते हैं जब उससे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले और जिसका कॉस्ट हम रिलायबली मेजर कर सके। ठीक है, ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है। अब उसके बाद बात करते हैं मेजरमेंट एट इनिशियल रिकॉग्निशन। जब भी मैं इनिशियली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को मेजर करता हूं एट इनिशियल रिकॉग्निशन, वो हमेशा किस पे होगा, कॉस्ट पे होगा। अब हम कॉस्ट कैसे कंप्यूट करेंगे, 3 कैटेगरी है। हमने पेमेंट बाय कैश किया है, सेल्फ कंस्ट्रक्शन किया है, या हमने कोई एसेट को एक्सचेंज किया है। अभी तक हमने पेमेंट बाय कैश और क्रेडिट और सेल्फ कंस्ट्रक्शन, ये 2 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे। जब भी कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैश या क्रेडिट में हम लेते हैं तो क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा, परचेज प्राइस इंक्लूडेड, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस इंक्लूडेड, रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस एक्सक्लूडेड, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन इंक्लूडेड, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट इंक्लूडेड, प्रोफेशनल फीस इंक्लूडेड, बोरोइंग कॉस्ट इंक्लूडेड, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, इससे हम नेट सेल प्रोसीज को रिड्यूस करेंगे। पॉजिटिव नंबर है तो कॉस्ट में ऐड कर देंगे, नेगेटिव नंबर है तो कॉस्ट से रिड्यूस कर देंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग रीस्टोरेशन कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 37। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी हमारा डीकमीशनिंग कॉस्ट रहेगा उसका हम प्रेजेंट वैल्यू डिटरमाइन करेंगे और उस अमाउंट को हम पीपीई में ऐड करेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक लायबिलिटी क्रिएट करेंगे जो हम इंड AS 37 में कवर करेंगे। उसके बाद एवरी ईयर जो हमने लायबिलिटी क्रिएट किया है उसे हम इंटरेस्ट अमाउंट से इंक्रीज करेंगे और जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो पोर्शन ऐड हुआ है उसे हम डेप्रिशिएट करेंगे। और उसके अलावा एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट टू ब्रिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी टू ऑपरेट फॉर इट्स पर्पस इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये चीज को तो याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जब भी कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है और आपको ये पॉइंट लिखना रहेगा, ये अगर आपने रट्टा मार लिया है तो आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है एज पर इंड AS 20, अगर हम उसे रिड्यूस कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ पीपीई से तो उसे हम रिड्यूस कर देंगे और ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स हम उसे एक्सक्लूड कर देंगे। क्या क्या कॉस्ट से एक्सक्लूडेड है, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन, अगर कोई नई जगह पे हम बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट इंकर्ड इन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर जनरल ओवरहेड कॉस्ट, ये सब कॉस्ट हम एक्सक्लूड कर देंगे। अगर कोई इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस है वो भी उसे हम एक्सक्लूड कर देंगे। आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो भी खर्चा वो एसेट को कंडीशन, लोकेशन एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, वहां तक का जो खर्चा है सिर्फ उसे ही हम इंक्लूड करेंगे। जब सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपीई की बात करते हैं तो नॉर्मली डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ठीक है, जो भी खर्चा लगता है उसको कंस्ट्रक्ट करने का उसे हम ऐड करेंगे और प्रॉफिट अगर कुछ है, इंटरनल प्रॉफिट कुछ है तो उसे हम एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया
एक क्विक रीकैप, अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, इन क्वेश्चन से आपको अमेजिंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगा अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है। On 1st of April of year 1, XYZ Limited acquired a machine under the following terms. List price of the machine 80 lakhs, import duty 5 lakhs. सर अब import duty में तो उन्होंने कहा नहीं कि रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है, हम एज्यूम करेंगे अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। डिलीवरी फीस क्या हम इंक्लूड करेंगे? हाँ, डिलीवरी फीस तो हमें वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अपना लोकेशन पे लेके आने के लिए लगेगा तो उसे भी इंक्लूड करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट जरूर इंक्लूड करेंगे। प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग कॉस्ट भी इंक्लूड होगा। परचेज ऑफ अ 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद द वेंडर। अच्छा, अब इसमें क्या किया है कि भाई हमने एक 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, इसे हम एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, ये हमने वेंडर से खरीदा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए, एक सिंपल एग्जांपल समझने के लिए, आपने कोई कार खरीदा, ठीक है। अब जब आपने ये कार खरीदा है तो कार के साथ आपने क्या किया कि भैया मुझे 5 साल का मेंटेनेंस भी साथ में दे दो। अब क्या ये मेंटेनेंस कॉस्ट मेरा कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है? हमेशा याद रखना, ये मेंटेनेंस कॉस्ट जो खर्चा हम इंकर कर रहे हैं वो खर्चा व्हीकल को एक लेवल पे रन करने के लिए इंकर कर रहे हैं। तो मेंटेनेंस जो खर्चा है इसे हम रिपेयर भी कहते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो खर्चा होता है वो हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ऐड नहीं करते। इसका बहुत ही सिंपल रीजन है, ये खर्चे से मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कैपेसिटी नहीं बढ़ रहा है। अगर मैं ये मेंटेनेंस कर रहा हूं तो जो अभी एग्जिस्टिंग लेवल है वही लेवल पे वो गाड़ी चलेगी, वही लेवल पे वो मशीनरी चलेगा। वो मेंटेनेंस खर्चा करने से मेरा मशीन का कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी ये सब इंक्रीज नहीं होगा। अगर मान लीजिए अगर मैं कोई कार खरीदता हूं, इसका करंट माइलेज है 10 किलोमीटर पर लीटर फॉर एग्जांपल। अब धीरे धीरे जैसे मैं इसे यूज करता जाऊंगा ये कम होते होते वापस 9 किलोमीटर पर लीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको मेंटेनेंस के लिए दिया है, रिपेयर सर्विस के लिए। सर्विस करने के बाद वापस से 9 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर। एक्सेस बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा है, इसके लिए जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है उसे हम एक्सपेंस करेंगे। अब ये दिया है 5 साल का, तो कैसे एक्सपेंस करेंगे? ये हो गया हमारा प्रीपेड एक्सपेंडिचर। एवरी ईयर क्या करेंगे, 7 lakhs डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स, ये आ गया मेरा 1,40,000। हर साल में 1,40,000 का खर्चा बुक करूंगा, उसे मैं कैपिटलाइज नहीं करूंगा, ठीक है। In addition to the above information, XYZ was granted a trade discount of 10% on the initial list price. अच्छा, तो ये जो 80 lakhs है इसमें से मुझे क्या मिला है, 10% डिस्काउंट मिला है, तो उसे मैं कम कर दूंगा। 80 lakhs माइनस 10% अगर मैं करता हूं तो ये नंबर आता है मेरे पास 72 lakhs, ठीक है। And a settlement discount of 5% if payment for the machine was received within 1 month of the purchase. 1 महीने के अंदर अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, 5%। क्या ये कैश डिस्काउंट में रिड्यूस करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा। कैश डिस्काउंट कभी भी रिड्यूस नहीं करेंगे। जो सेटलमेंट डिस्काउंट है इसे हम कभी भी रिड्यूस नहीं करेंगे, इसे हम भूल जाएंगे। XYZ Limited paid for the plant on 20th April of year 1. At what cost will the asset be recognized? तो कितना खर्चा हुआ, 72 lakhs बेसिक प्राइस माइनस डिस्काउंट प्लस इंपोर्ट ड्यूटी, डिलीवरी, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, ये 7 लाख का जो है इसे हम सेपरेटली अकाउंट करेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट क्या हो गया, एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है, 80 lakhs लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट 8 lakhs, इंपोर्ट ड्यूटी एज्यूम्ड नॉन रिफंडेबल, डिलीवरी फीस, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, तो ये कॉस्ट हो गया मेरा 92 lakhs। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, आप खुद भी कर सकते हो। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट to get service, therefore the maintenance contract of 7 lakhs should be taken as prepaid expense and charged to P&L over a period of 5 years, ठीक है। In addition, the settlement discount of 3,60,000 is to be shown as other income in the P&L. इसे आप कैपिटल, इसे आप प्लांट के कॉस्ट से कम नहीं करोगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Moon Limited incurs the following cost in relation to the construction of a new factory and the introduction of its product to the local market. You are required to calculate the amount which can be capitalized as per Ind AS 16. Site preparation cost 150,000. साइट प्रिपरेशन मतलब अगर मुझे कोई फैक्ट्री बनाना है, कोई मशीनरी इंस्टॉल करना है, उसके लिए साइट लेवलिंग का काम होता है, डिगिंग का काम होता है। बेसिकली मैं साइट को प्रिपेयर कर रहा हूँ। क्या ये मेरा खर्चा है पीपीई का? एब्सोल्युटली यस। डायरेक्ट मटेरियल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। डायरेक्ट लेबर इंक्लूडिंग 10,000 इंकर्ड ड्यूरिंग एन इंडस्ट्रियल स्ट्राइक 1160। अब ये क्या बोल रहा है कि टोटल खर्चा हो गया 1160 थाउजेंड है, उसमें से 10 कौन सा खर्चा है, 10 एबनॉर्मल लॉस है। और आपको हमेशा याद रखना है, इन्वेंट्री में रहने दो या इंड AS 16 में रहने दो, जो भी एबनॉर्मल लॉसेस हैं, जो भी मेरे एबनॉर्मल खर्चे हैं, उसे मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1150। टेस्टिंग ऑफ वेरियस प्रोसेस इन फैक्ट्री, टेस्टिंग जरूरी है तो उसे मैं इंक्लूड करूंगा। कंसल्टेंसी फीस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट,
वो कंसल्टेंसी फी के बिना मैं इक्विपमेंट इंस्टॉल नहीं कर सकता हूँ, इसे भी इंक्लूड कर दूंगा। नेक्स्ट, रिलोकेशन ऑफ स्टाफ टू न्यू फैक्ट्री। मैंने नया फैक्ट्री बनाया है, वहाँ पे मैं कुछ स्टाफ भेज रहा हूँ एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन। अब वो जब भेजता हूँ तो कुछ खर्चा इंकर होता है, क्या वो खर्चा मेरा कॉस्ट ऑफ पीपी है? हमेशा याद रखना, ये जो न्यू फैक्ट्री बना है वो बनने के बाद अगर मैंने स्टाफ को भेजा है वहाँ पे, तो वो स्टाफ को मैंने ऑपरेशंस के लिए भेजा है, वो स्टाफ वहाँ पे जाके कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो स्टाफ मैंने भेजा है, अगर मैं वो स्टाफ नहीं भी भेजता, कोई और कहीं और से हायर करता और वो फैक्ट्री चल जाता, स्टाफ भेजने से मेरा फैक्ट्री का एफिशिएंसी ये सब इंप्रूव नहीं हुआ है, कैपेसिटी इंप्रूव नहीं हुआ है। ये जो स्टाफ है ये प्योरली मेरा ऑपरेशंस पर्पस के लिए है। तो अगर मैं उसे ऑपरेशनल पर्पस के लिए इंकर करता हूं तो वो कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगा। तो हमेशा एक क्वेश्चन पूछना, क्या वो खर्चा करने से मेरा जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, क्या उसका कैपेसिटी इंप्रूव हुआ है, क्या उसका एफिशिएंसी इंप्रूव हुआ है, क्या उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है? अगर यस तो इंक्लूड करो, नहीं तो इंक्लूड मत करो। ठीक है। जनरल ओवरहेड्स 550, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू डिसमेंटल एट प्रेजेंट वैल्यू 200। अब जो जनरल ओवरहेड है, देखो अगर कोई ओवरहेड एलोकेट कर सकते हैं तो उसे हम इंक्लूड करेंगे, बट यहां पे दिया गया जनरल ओवरहेड। अब जनरल ओवरहेड अगर वो प्लांट में एलोकेटेड है, अगर हम उसे डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हैं, रीजनेबल बेसिस पे एलोकेट कर सकते हैं तो इंक्लूड करेंगे, नहीं तो इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट टू डिसमेंटल, जो भी मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट है उसे तो मैं इंक्लूड करूंगा 200। अभी एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, वो नहीं बताते हैं कि क्या ये प्रेजेंट वैल्यू है या नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे वो प्रेजेंट वैल्यू है, अनलेस हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन दिया गया है कि भैया ठीक है 5 साल के बाद इंकर करेंगे, डिस्काउंट रेट 5% है या 10% है, जो भी है। अगर इंफॉर्मेशन है तो डिस्काउंट करेंगे, इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये एज्यूम करेंगे कि यही मेरा प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है। तो क्या क्या इंक्लूड हुआ? मेरा साइट प्रिपरेशन कॉस्ट इंक्लूडेड, डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूडेड, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1150, टेस्टिंग इंक्लूडेड है, कंसल्टेंसी फी इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड नहीं है, रिलोकेशन जनरल ओवरहेड इंक्लूडेड नहीं है, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू डिसमेंटल एट प्रेजेंट वैल्यू 200, ये सब करेंगे तो टोटल आ गया 4000। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The term of an operating lease allows a tenant XYZ Limited to tailor the property to meet its specific needs by building an additional internal wall, but on the condition that the tenant returns the property at the end of the lease in its original state। ठीक है। तो क्या हुआ, हमने कोई प्रीमाइस यहाँ पे हमने लीज पे लिया है। ठीक है। जब हम इंडेस 116 की बात करेंगे तो वहाँ पे फॉर लेसीज पॉइंट ऑफ व्यू ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज में कोई अकाउंटिंग का डिस्टिंक्शन नहीं है। मान लो कोई लीज पे हमने लिया है। ठीक है। अब उसमें क्या है, उस जब हमने लीज में लिया है, जो भी ऑफिस फ्लोर है वहाँ पे हमें उसको कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, हमें चाहिए एक एडिशनल वॉल। तो लैंडलॉर्ड बोलता है ठीक है भैया तुम वॉल बना लो, तुम्हारे खर्चे पे बना लो, और जब प्रॉपर्टी वैकेट करोगे तो वॉल तोड़ के जाना। ठीक है। तो क्या हुआ, एक तो हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ वॉल, इसे मैं कहता हूं जनरली लीज होल्ड इंप्रूवमेंट्स। लीज होल्ड इंप्रूवमेंट्स, क्या इसे मैं कैपिटलाइज कर सकता हूं? डेफिनेटली यस, क्योंकि वो उससे मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए वो मेरा यूज होगा, तो उसके लिए मैं उसे कैपिटलाइज कर सकता हूं। This will entail dismantling the internal wall. XYZ Limited incurs a cost of 25 lakhs on building the wall, and present value of estimated cost to dismantle the wall is 10 lakhs. At what value should the leasehold improvements be capitalized? तो जब भी हम कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैपिटलाइज करते हैं उसमें हम इंक्लूड करते हैं हमारा कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग एक्सपेंसेस भी ऐड करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ वॉल जो है यहाँ पे 25 लाख है, प्लस जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10 लाख है ये भी ऐड करूंगा, टोटल मेरा कॉस्ट हो गया 35 लाख। ये 35 लाख को ओवर द एक्सपेक्टेड लीज पीरियड या यूजफुल लाइफ के बेसिस पे मैं उसे डेप्रिशिएट करूंगा। ठीक है। तो एज पर इंड 16 PPE the cost of an item includes purchase price, any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for its intended purpose, and initial estimate of cost of dismantling and removing the item and restoring the site. So यहाँ पे 25 लाख जो है वो मेरा लीजहोल्ड इंप्रूवमेंट हो गया, और देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू डिसमेंटल 10 लाख, उसका प्रेजेंट वैल्यू भी मैं इंक्लूड करूंगा, टोटल कॉस्ट हो गया 35 लाख। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। X Limited started construction on a building for its own use on 1st of April of year 0। सर ओन यूज क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर ओन यूज नहीं है तो उसे हम कवर करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, बट एक बात याद रखना, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट के प्रिंसिपल सेम है, बट अगर वो ओन यूज के लिए नहीं है, अगर वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए है, तो हम उसे कंसिडर करेंगे इंड AS 40 में। द फॉलोइंग कॉस्ट आर इंकर्ड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, परचेज प्राइस ऑफ लैंड 30 lakhs, स्टैम्प ड्यूटी एंड लीगल फी 2 lakhs,
परचेज ऑफ प्राइस ऑफ लैंड, लैंड को क्या हम कैपिटलाइज करेंगे? यस, डेफिनेटली कैपिटलाइज करेंगे। बट एक चीज याद रखना, जब भी हम लैंड एंड बिल्डिंग की बात करते हैं, लैंड का कॉस्ट सेपरेटली कैपिटलाइज करते हैं, बिल्डिंग का कॉस्ट सेपरेटली कैपिटलाइज करते हैं। सर क्यों? क्योंकि लैंड जो है इसका लाइफ डेफिनाइट नहीं है, इसका लाइफ है इनडेफिनाइट। ठीक है, तो क्योंकि उसका लाइफ इनडेफिनाइट है उस वजह से हम उसे डेप्रीशिएट नहीं कर सकते। तो लैंड जो है 30 लाख अलग से ही कैपिटलाइज करेंगे और बाकी जो खर्चा है उसको हम अलग से कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी एंड लीगल फी 2 लाख। अब ये अगर लैंड का है तो ये लैंड के कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। आर्किटेक्ट फी 2 लाख बिल्डिंग पर्पस के लिए इंक्लूड होगा। साइट प्रिपरेशन इंक्लूडेड, मटेरियल इंक्लूडेड, डायरेक्ट लेबर इंक्लूडेड, जनरल ओवरहेड्स 1 लाख नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, other relevant information, material costing 1 lakh had been spoiled and therefore wasted and a further 1,50,000 was spent on account of faulty design work। तो ये जो मेरा एबनॉर्मल खर्चा है 1 लाख एंड 1.5 लाख, क्या उसे मैं इंक्लूड करूंगा? नहीं करूंगा। मतलब ये जो मेरा खर्चा है यहाँ पे उसमें से मैं ये दोनों रिड्यूस कर दूंगा। As a result of these, work on the building was stopped for 2 weeks during November and it is estimated that 20,000 of the labor costs relate to that period। तो ये जो 20,000 का खर्चा है उसे भी हम एक्सक्लूड कर देंगे। The building was completed on 1st of January and brought to use on 1st of April. X Limited had taken a loan of 40 lakhs on 1st of April for construction of the building. Loan carried an interest rate of 8% and is repayable on 1st of April. अब जब हमने जो लोन लिया है, ये लोन कितने पीरियड के लिया है? लोन लिया है 1 ईयर के लिए, बट बिल्डिंग का काम खत्म हो गया कितने पीरियड में? 9 मंथ्स में। बिल्डिंग का पीरियड खत्म हो गया 9 मंथ्स में। ठीक है, अब क्या मैं इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज कर सकता हूँ? अब इसके लिए एक एजम्पशन है। ठीक है, जनरली क्वालिफाइंग एसेट का पीरियड है 12 मंथ्स एंड अबव। अगर वो लेस देन 12 मंथ्स है तो जनरली हम उसे क्वालिफाइंग एसेट नहीं मानते। बट अगर मैनेजमेंट को लगता है कि वो लेस देन 12 मंथ्स भी क्वालिफाइंग एसेट का पीरियड है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसे मैं इंक्लूड करूंगा। तो यहाँ पे 2 एजम्पशन है। अगर मैं एज्यूम करता हूं कि 9 मंथ्स इज अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में मैं उसे कैपिटलाइज करूंगा। अब कैपिटलाइज अगर करूंगा तो भी ये देखना कि यहाँ पे 2 वीक्स तो काम इंटरप्टेड था। वर्क ऑन बिल्डिंग वाज स्टॉप फॉर 2 वीक, तो ये 2 वीक का इंटरेस्ट में कैपिटलाइज नहीं करूंगा। ठीक है, दैट इज वन एजम्पशन। दूसरा एजम्पशन है, क्योंकि कुछ बोला नहीं गया है, ये 9 मंथ्स ऑफ पीरियड को मैं कंसीडर करूंगा कि ये सब्सटेंशियल पीरियड नहीं है, तो उसे मैं कैपिटलाइज नहीं करूंगा। ठीक है, दोनों एजम्पशन वैलिड है। आईसीआई का एजम्पशन इस केस में ये है कि ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। तो क्या क्या इंक्लूड करेंगे? परचेज प्राइस ऑफ लैंड, यस। स्टैम्प ड्यूटी एंड लीगल फी, यस। आर्किटेक्ट फी 2 लाख, साइट प्रिपरेशन 50, मटेरियल 10 लाख, डायरेक्ट लेबर 44, जनरल ओवरहेड 1 इंक्लूड नहीं करेंगे और इसमें जो वेस्टेज है उसे हम कम कर देंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग दैट विल बी इंक्लूडेड इन टैंजिबल नॉन करेंट एसेट एज एन एडिशन। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है स्पेसिफिकली कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, बट आईसीआई का आंसर अगर आप देखते हो तो उन्होंने लैंड का कॉस्ट भी ऐड किया है। तो हम क्या कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, परचेज प्राइस ऑफ लैंड, स्टैम्प ड्यूटी एंड लीगल फी, ये जो है ये मेरा कॉस्ट ऑफ लैंड हो गया। ठीक है, उसके बाद आर्किटेक्ट फी, साइट प्रिपरेशन, मटेरियल 10 लाख माइनस 2,50,000, डायरेक्ट लेबर 4 लाख माइनस 22,000, जनरल ओवरहेड 0, इंटरेस्ट एज्यूमिंग दैट इट इज नॉट अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, इसको भी 0 करेंगे तो ये मेरा टोटल कॉस्ट हो गया। तो ये 4578 जो है माइनस 32 लैक्स, 13,78,000 हो गया मेरा बिल्डिंग का कंपोनेंट। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन है, आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है किससे इंक्लूड करना है, किससे एक्सक्लूड करना है। अब एग्जाम में आप हमेशा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में याद रखना, हर आइटम के लिए आपको मार्क्स मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अभी कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 आइटम है, इसके लिए आपको करीब 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर 1 या 2 आइटम गलत भी हो गया तो टेंशन की बात नहीं है, 4 में से 3 मार्क्स तो हम स्कोर कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का एडवांटेज ये है कि अगर आप पार्शियली भी करेक्ट ट्रीटमेंट बताते हो तो उतना आपको रिलेवेंट मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ABC Limited is installing a new plant at its production facility. It has incurred these cost of plant 25 lakhs plus taxes है। Initial delivery and handling cost 2 lakhs इंक्लूड करेंगे। Site preparation included, consultant included जो भी हमको प्रोफेशनल एडवाइस देते हैं। इंटरेस्ट चार्जेस पेड टू सप्लायर ऑफ प्लांट फॉर डिफर्ड क्रेडिट 2 lakhs। हमेशा याद रखना, जो भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है इसे हम कैश प्राइस पे ही रिकॉर्ड करेंगे, हम इसे कैश प्राइस पे ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये तो एक बात होगी। अगर हम सप्लायर को डेफर पेमेंट कर रहे हैं या सप्लायर हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, वो इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट होगा इंड AS 23 के हिसाब से कि क्या वो क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं है।
तो जब भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं इसका ट्रीटमेंट ही होगा इंड एस 23 के हिसाब से। इंड एस 16 में उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर इंड एस 23 बोलता है कि भैया वो क्वालिफाइंग एसेट है और उसमें आप उसे ऐड कर दीजिए, तो डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हो। एनपीवी ऑफ एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू बी इंकर्ड आफ्टर 7 years 3 lakhs। ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन 4 lakhs। अब ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन है, इसे भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सर ये तो हमारा टेस्टिंग जैसा हो गया, टेस्टिंग नहीं है, ये बोल रहा है ऑपरेटिंग लॉसेस, मतलब हम उसे ऑपरेशन, मतलब हम उसका ऑपरेशन चालू कर चुके हैं, उसका वर्किंग चालू हो चुका है, तो उस केस में जो ऑपरेटिंग लॉसेस है उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसे हम इग्नोर करेंगे, ऑपरेटिंग लॉसेस को हम इग्नोर करेंगे। इंटरेस्ट चार्जेस पेड टू सप्लायर शुड बी एज पर इंड एस 23। बट अब यहाँ पे देखना क्या किया है, प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं, सप्लायर से हमने जो परचेज किया है उसके लिए हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो जनरली ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता है। अगर मैं कुछ कार खरीद रहा हूँ या मैं कोई एयर कंडीशनिंग सिस्टम का कंपोनेंट्स खरीद रहा हूँ, कंपोनेंट्स रेडी है, अब उसके लिए अगर मैंने सप्लायर को डेफर पेमेंट किया है और उसके लिए मैंने इंटरेस्ट पे किया है, उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्लांट 25 lakhs, एज्यूमिंग कि टैक्सेस आर नॉन रिफंडेबल। इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट 2 lakhs, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन 6, कंसल्टेंट फीस 7, एनपीवी 3 lakhs। तो ये 3 और 2 5 आइटम हमने कंसीडर किया, 25, 2, 6, 7 और एनपीवी। ये 2 आइटम जो है उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इंटरेस्ट चार्जेस पेड ऑन डेफर क्रेडिट टर्म्स टू द सप्लायर of the plant which is not a qualifying asset of 2 lakhs, and operating losses before commercial production 4 lakhs are not regarded as directly attributable cost and thus cannot be capitalized. They should be written off to the statement of P&L in the period in which they are incurred. ठीक है।